हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो हमारा ये जो सीरीज़ चल रही है योजना की सीरीज़, इसके अंदर हम पहुंच चुके हैं जून के मंथ के ऊपर। हमने मई के मंथ की पूरी योजना की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट किया। तो अब ये जून की पूरी एक सीरीज़ को हम एक सिंगल लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल योर पार्ट्स ऑफ योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वेदर इट बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये हर जगह आपको काम आने वाला है बिकॉज योजना मैगजीन इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स। वी ऑल नो दैट। बट कभी कभी क्या होता है कि हम उसको खोलते हैं एंड जब हम पढ़ने लगते हैं तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिख जाते हैं, हम उनको नहीं समझ में आने के कारण या उसके अंदर कुछ डिफिकल्ट चीज़ें यूज़ करने के कारण उसको छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी हम उसे पढ़ते हैं बट हमें उसका क्रक्स नहीं पता लग पाता है कि ये आर्टिकल आपको कहना क्या चाहता है। तो यहीं पे इसी पॉइंट पे हेल्प करने के लिए ये सीरीज जो है हमने शुरू की है, योजना और कुरुक्षेत्र को आपको समझाने के लिए। तो आज की जो ये लेक्चर है इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार की योजना का जो इशू है, जो इस बार की योजना है, इट इज अपॉन द इशू ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ये जून 2020 का इशू है, राइट, टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब है कुछ न्यू इनोवेशंस होना, कुछ नया आना, आज के समय के हिसाब से कुछ हाईटेक चीजें होना, राइट। दिस इज व्हाट वी जनरली अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी। कि आज के समय पे हम अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी तरीके से, है ना, तो या फिर स्पेस से रिलेटेड चीज़ों की बात करें, स्पेस टेक की बात करें, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब यही है टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इस इशू के अंदर जो आज के समय पे मेजर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं अपने आसपास, उन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा एक ब्यौरा देने की कोशिश किया और कैसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर सरकार उसको यूज़ कर रही है, या फिर एज people, as generally we are as citizens of India, we are using that technology, right? So this is going to be a very important article for you all. In general अगर हम टेक्नोलॉजी पार्ट की बात करें तो वो स्टैंड अलोन टॉपिक है एक यूपीएससी मेंस GS3 के अंदर। बट उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जितने भी इसके अंदर आर्टिकल्स कवर किए हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एजुकेशन एक खुद में एक टॉपिक है, राइट। और जैसे हमने लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने हेल्थ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की भी बात की थी, वो भी हेल्थ एक स्टैंड अलोन टॉपिक है। सो टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट टॉपिक जहां पे आपको सिर्फ एक न्यू टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। बट इन जनरल जो हमारी रूटीन की लाइफ है, जो सोशल सेक्टर है, उससे रिलेटेड क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इन जनरल। और उसके अलावा भी हम बात करें तो एसएस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, या फिर हम कुछ ऐसी ऐप्स करने वाले हैं जिनके ऊपर प्रीलिम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं या कोई पॉइंट उनके अंदर इस तरीके का यूज़ किया जा सकता है। तो जो यहीं से कहीं पे निकल के आया होता है योजना के ही किसी आर्टिकल से। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मंथ्स योजना, दैट इज इंडस्ट्री 4.0, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उससे पहले कितने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए हैं, राइट। अगर हम सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम इन 1784 विद द कमिंग अप ऑफ स्टीम पावर एंड स्टीम इंजन एंड वाटर पावर। तो जब हमने स्टीम इंजन यूज करना शुरू किया तो उससे जो चीजें वो थोड़ी सी मैकेनाइज हो गई, राइट, कि जो ह्यूमन को ही सब चीजें उठा के करनी पड़ रही थी, यहाँ पे अब स्टीम इंजन से काम जो है वो आसान हो गए, राइट। तो दिस was the first industrial revolution that came up in 1784, ठीक है। नेक्स्ट लेवल आया सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो कि आया 1870 में। 1870 के अंदर क्या हुआ? बेसिकली मास प्रोडक्शन शुरू हो गई कि अब जो पहले सिर्फ एक जो टेक्नोलॉजी पहले की आई उस समय के हिसाब से ये मेजर टेक्नोलॉजी थी कि स्टीम इंजन का आना, राइट। अब इस समय पे क्या मेजर टेक्नोलॉजी हो गई? मास प्रोडक्शन होना, कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गई, उसी सेम की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाना बहुत आसान हो गया, राइट। एंड थर्ड आया 1969 में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, IT।
ऑटोमेशन, जहाँ पे कि जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर जो हमारे डाटा कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कुछ हद तक आसान हो गई। मोस्टली हम अगर आज के समय पे देखें तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर अभी इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, कहीं सेक्टर्स में हो भी चुका, बट स्टिल इन दिस स्टेज कि हाँ इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाए कि सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड और आईटी इंडस्ट्री के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हम उनको मैनेज कर पाए, राइट। बट व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? So fourth industrial revolution is associated with cyber physical systems. साइबर फिजिकल सिस्टम्स का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स जहां पे कि हम दूर बैठे हुए विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन कंटेक्ट दूर से ही मशीन्स को मैनेज करते हुए वो आपस में ही उनको सिखा सके कि व्हाट वर्क दे हैव टू डू। वी डोंट इवन नीड कि आपको कोई बटन भी प्रेस करना पड़े, आप दूर से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उनको रिज्यूम कर सकते हैं, सारा काम बिना ह्यूमन कॉन्टेक्ट के हो सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि अभी शुरू हुआ है कुछ समय पहले से। 2015 वाज द ईयर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रेवोल्यूशन को नाम दिया था फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, राइट। सो दैट वाज द टाइम जब से ये टर्म थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई कि आज के समय पे जो हम कर रहे हैं, जो हमारा टाइम है, दैट इज अबाउट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अब आपको अगर इसको इमेजेस के थ्रू याद रखना है तो ये 4 इमेजेस आपके सामने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे सब कुछ अभी मैकेनिकल तरीके से हो रहा है, मतलब अगर आपको पुश या पुल भी करना है सो यू नीड समवन, बट देयर इज सम इंजन्स दैट आर हेल्पिंग यू इन दैट, राइट। देन देयर वाज दिस मास प्रोडक्शन, जहाँ पे कि सेम तरीके की चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना बहुत ईजी हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप वॉज इंडस्ट्री 3.0, यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है वो आने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आनी शुरू हो गई, जिससे कि काम थोड़ा और आसान हो गया। बट फोर्थ इज अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क्स, चीज़ों को और बेहतर तरीके से इस तरीके से मैनेज करना। बेसिकली होता क्या है कि जिस समय पे जो टेक्नोलॉजी आती है तब के लिए तो वही हमें न्यू लगती है, राइट। हमें जब ये स्टीम इंजन आया था या जब कंप्यूटर्स आए थे तब हमें वो भी बहुत न्यू लग रहा था, हमें लग रहा था कि ये किस तरीके से होगा, कब ये इतना ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा कि लोगों की लाइफ में बिल्कुल ये अंदर तक होगा कि आपको हर एक चीज़ इससे मैनेज कर सकते हैं। बट आज की डेट पे कैन वी इमेजिन एनीथिंग अबाउट आवर कंप्यूटर्स? नो वी कांट, राइट। बट still there are many things that are pending. For example, एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, राइट, एजुकेशन सेक्टर में भी अभी कितनी कमियां बाकी हैं कि हम अभी जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट। बट इसको हम और किस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, वो सब किससे पॉसिबल हो पाएगा? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। ऑल राइट, तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, व्हाट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 हैज़ इन फॉर अस, फॉर ह्यूमन रेस, राइट। सो Industrial Revolution 4.0 describes the growing trends towards the automation and data exchange. जितना भी डाटा है वो सारा का सारा automatically without any kind of human interference हो, that is the major purpose of Industrial Revolution 4.0. Now this includes all kinds of technology, whether it be Internet of Things, the Industrial Internet of Things, साइबर फिजिकल सिस्टम, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्रीज पूरी की पूरी स्मार्ट बनी हुई हैं। जैसे आपके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें खुद से कर लेते हैं, वही सेम तरीके से स्मार्ट फैक्ट्रीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा, रोबोटिक्स, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग जब ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से यूज़ कर पाएंगे हम, दैट इज़ द टाइम वी कॉल्ड इट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, या फिर इसी रेवोल्यूशन को जहाँ पे ये चेंजेस आने लगे हैं अभी, उसको हम 4.0 रेवोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। सो इससे होता क्या, ऑटोमेशन करने से होगा क्या, मशीन्स इन फैक्ट्रीज जितनी भी हैं दे आर ऑगमेंटेड विद वायरलेस कनेक्टिविटी। इसी के बारे में हमने बात की कि वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट, वाईफाई के थ्रू या एक दूसरे से ब्लूटूथ वाली टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सब कनेक्टिविटी के थ्रू, एंड सेंसर्स टू मॉनिटर एंड विजुअलाइज एन एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेक ऑटोनोमस डिसीजंस। सारे के सारे डिसीजंस ऑटोनोमसली खुद ले सकती है, उसको ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। मशीन्स अपने आप देख सकती हैं कि व्हाट दे एक्चुअली नीड इन द होल ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है।
नेक्स्ट, क्या आज के समय पे आपको लगता है कि इसकी इनोवेशन की जो कैपेसिटी है हमारी, इनोवेशन क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी लाना, उसके अंदर कुछ नए चेंजेस लाना, आज की जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से ऐसे लेके आए कि वो राइज करें, वो लोगों के तक पहुंच पाए, राइट। सो हम इस जो इनोवेशन है उसके जो चेंज है उसको किस तरीके से इंक्रीज करें, दैट इज आवर मेन मोटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अब नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम ये समझने वाले हैं कि क्या ये जो इनोवेशन है इसकी जो पेस है वो किस तरीके से हो रही है। तो हम अगर इन जनरल बात करें तो ये जो इनोवेशन है समय के साथ साथ इट हैज बीन इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल लेवल पे इंक्रीज हो रही है। एक्सपोनेंशियली क्या होता है कि वन थिंग इज जस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड वन थिंग इज एक्सपोनेंशियली, दिस इज काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियली थिंग, ठीक है। सो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फास्ट लेवल पे जब वो चीज इंक्रीज होती है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ऑल राइट, सो इस तरीके की यहाँ पे हमने बात करनी है। तो इसके अंदर अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के ऊपर जाएं तो क्या हमें नए बिजनेस मॉडल्स चाहिए होंगे। अगर आज के समय पे हमें बिजनेस मॉडल्स इस तरीके के चाहिए जिसमें कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब जो फोर्थ रेवोल्यूशन आएगा उसमें हमें किस तरीके के बिजनेस मॉडल्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम पूरा ये जो प्रोसेसिंग है, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्सेस टू वेरियस एवेन्यूज ऑफ नॉलेज, कि आज के समय पे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है, प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है। अब आज से कुछ समय पहले, अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं, आज से अगर 10-15 साल पहले तक, तो क्या डीवीडी इतने कम की मिलती थी या डीवीडी का यूसेज कितना ज्यादा था। बट आज के समय पे क्या है, पेन ड्राइव्स का यूसेज ज्यादा है, और उस समय पे पेन ड्राइव्स अगर आपको कम से कम जीबी की भी या एमबीज की भी लेनी है तो बहुत महंगी आती थी, और आज के समय पे आप बहुत महंगी बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाली पेन ड्राइव्स भी बहुत कम प्राइस पे खरीद लेते हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस, कि उसी सेम टेक्नोलॉजी का जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी थी, इट इज काइंड ऑफ अ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट उसका जो पूरा अनप्रेसिडेंटेड हम उसके पॉइंट पे पहुंच गए, प्रोसेसिंग पावर के, स्टोरेज कैपेसिटी के, और अलग अलग एवेन्यूज फॉर नॉलेज के जो इंक्रीज हो गए, उसको अगर हम कंबाइन कर दे किसके साथ, कंबाइंड विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, इस तरीके की चीजों के अंदर अगर आप इन दोनों को क्वांटिफाई कर दें, कनेक्ट कर दें, सो दिस इज राइट नाउ गिविंग यू द एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल पेस ऑफ इनोवेशन, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज के अंदर डे बाय डे कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव हो रहा है, जो कि हमें नए लेवल्स के ऊपर लेके जा रहा है इस पूरे माहौल के अंदर, फोर्थ रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। So industry is focusing more on technological innovation. It is constantly looking to change the existing business models. आज के समय पे जो business models use हो रहे हैं उनको change करने की हम कोशिश कर रहे हैं to reflect these changes and further integrating innovation systems to explore entirely new business models. बिल्कुल नए business models बनाने की जरूरत है जहाँ पे कि हम artificial intelligence को, Internet of Things को और बेहतर तरीके से use कर पाए, ठीक है। अब Internet of Things और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज टर्म्स हैं, बट अगर आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो मैंने इन दोनों के बारे में डिस्कशन की थी हमारे मे के इशू के अंदर, जो हमने आर्टिकल किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन हेल्थ सेक्टर, तो उसके अंदर हमने इन दोनों के बारे में बात की थी बहुत डिटेल में। तो वो आपके लिए एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर में दोनों किस तरीके से यूज हो रहे हैं, तो आप वो एक देख लीजिएगा वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो है 15 to 20 मिनट्स की, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर भी, ठीक है। सो इन जनरल अगर हम कहें तो हमें नए बिजनेस मॉडल्स की तरफ अब शिफ्ट होने की जरूरत है, क्योंकि पुराने बिजनेस मॉडल्स अब काम नहीं करेंगे इस रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। सो एज वी कनेक्ट मोर, अब क्या आपको करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होना है एक दूसरे से, कस्टमर के एक्सपीरियंस से बेनिफिट लेना है, क्योंकि पहले क्या था, जो हमारी पिछली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसमें हमारे पास कस्टमर्स तक पहुंचने के जरिए बहुत कम थे, पर जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है,
है, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा वर्ल्ड एक सिंगुलैरिटी में आता जा रहा है, तो सबकी इंटरकनेक्शन ज्यादा हो गए। तो उस समय पे ये कस्टमर कॉन्टेक्ट, कस्टमर के एक्सपीरियंस से बेनिफिट लो, उनसे पूछो व्हाट इज दैट थिंग दैट यू वांट, इस चीज के अंदर आप किस तरीके की चीजें चाहते हैं, तो वहां से उसको टारगेट करो, सेल करो और मार्केट करो, और इसी चीज को और ज्यादा ग्रेटर कनेक्टिविटी दो। अब उससे क्या होगा, वी कैन अंडरस्टैंड चैनल चॉइस एंड प्रोवाइड मोर टेलर्ड प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स सपोर्ट। आप अच्छे से टेलर्ड प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स सपोर्ट का क्या मतलब है कि एक पर्सन के हिसाब से उसको किस तरीके की प्री सेल चाहिए और किस तरीके की पोस्ट सेल चाहिए, आप उससे एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखो। आपको बेसिकली क्या करना है, कस्टमर से कनेक्ट होना है, दैट इज द मेजर थिंग। किसी भी बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस है तो दैट इज द मेजर थिंग, राइट। सो यहाँ पे भी आपको वही वाले न्यू बिजनेस मॉडल आपको किस चीज पे बेस करना है, ये योजना के अंदर क्या कह रहे हैं, द मेजर थिंग दैट यू कैन बेस द न्यू बिजनेस मॉडल इज ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस। ऑल राइट, नेक्स्ट, अब हमें यह समझना है कि कोविड-19 का भी समय चल रहा है। कोविड के समय के अंदर, अब इसके बाद वाले अगर हम समय के अंदर जाएंगे तो उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 4.0 है उसकी क्या रेलिवेंस है और आज के समय पे क्या रेलिवेंस है जब कोविड-19 चल रहा है। इन जनरल हमने अभी तक बात की है तो हमने सब में एक ही बात की है, वो क्या, ह्यूमन कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करना, ह्यूमंस का मिनिमम इंटरफेरेंस आना। तो उससे क्या होगा, बेसिकली होता क्या है कि इन जनरल अगर जब मशीन्स आनी फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट हुई थी तो हर समय एक क्या होता है, एक डर आता है लोगों के अंदर कि ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी है, ये हमारी जॉब्स को छीन लेगा, राइट। बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, हमारी सोच डेवलप होती है और उसी तरीके से हमें एजुकेशन के तरीकों को डेवलप करना होता है, राइट, ताकि अब जॉब्स उस सेक्टर में नहीं यहाँ के सेक्टर में ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग तो फिर भी करनी ही पड़ेंगी, मशीन्स की अपडेशन तो फिर भी, चाहे मशीन्स इतनी एडवांस्ड हो जाएं कि वो खुद को अपडेट कर पाएँ खुद से ही, बट स्टिल उनको सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले लोग तो चाहिए होंगे, राइट। और दूसरा, एट द एंड वो काम किसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए। तो अगर हम उन चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं, अगर कंज्यूमर्स उन चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो वो एक अच्छा ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। सो इन जनरल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को ड्राइव कर रही थी चीज़ें, बेसिकली जो भी हमने अभी बात की 3D प्रिंटिंग की, नैनो टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़े समय पहले तक, अभी से कुछ समय पहले तक की अगर हम बात करें तो दे वर ऑल अबाउट, ये सारा रेवोल्यूशन किसके ऊपर था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, ठीक है। इसके ऊपर अभी फोकस कर रहे थे, कुछ और नहीं सोच रहे थे अभी, ठीक है। बट देन कोविड-19 हैपेंड, ठीक है। अभी क्या था, उनको अभी ये नहीं लग रहा था दैट दिस इज समथिंग जो कि सब वर्ल्ड चेंज कर सकता है अभी की अभी, राइट। वो किस चीज पे सिर्फ फोकस कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे, कि एक दूसरे के लिए कंपटीशन बढ़ाना है, तो जिनको उनकी चीजें खरीदनी भी हैं तो वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाए, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करना, इनोवेशन को इंक्रीज करना, बेसिकली स्मूथ बिजनेसेस को, जो ऑलरेडी स्मूथ बिजनेसेस हैं उनको और अच्छे से चलाना, मेक स्मूथ बिजनेसेस रन बेटर, ठीक है। दिस वाज द एम बिफोर कोविड-19। बट अब क्या हुआ है कोविड-19 के बाद, अब नाउ द टाइम इज फॉर सर्वाइवल। अब उनका बेसिकली सर्वाइवल ही खतरे में आ गया मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि आज के समय पे सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या है, बंद पड़ी हैं। सारे जो माइग्रेंट लेबर्स की भी अगर हम बात करें, दे आर टू देयर ओन होम, तो अब हर एक चीज का एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन हमें निकालने की जरूरत है, और उसके अलावा डैमेज को लिमिट करने की जरूरत है, कि जो अभी तक डैमेज हो गया है उसको वहीं की वहीं लिमिट कर दो, उसके आगे वो डैमेज ना बढ़े, ठीक है। सो इसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो नया रेवोल्यूशन है वो और ज्यादा रेलिवेंट बन जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड ही किसके ऊपर है, लेस ह्यूमन कॉन्टैक्ट के ऊपर। और इंडस्ट्रीज बंद क्यों पड़ी हैं, क्योंकि ये वहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, राइट। सो इन डिफाइनिंग द ऑपरेटिंग मॉडल फॉर बिजनेस एज यूजुअल इन द न्यू पोस्ट क्राइसिस पैराडाइम, जो अभी नया समय है, अगर यहाँ पे आपको बिजनेस एज यूजुअल क्या होता है उसको डिफाइन करना है, तो आपको ये क्राइसिस से क्या लेसन्स मिले हैं
उसको लर्न करना होगा, ठीक है, एंड ट्राई टू बिल्ड अ मोर रेजिलियंट एंड एजाइल बिजनेस। कि इसके बाद इस तरीके का कोई क्राइसिस आता है तो उसके अंदर आपका बिजनेस कभी बंद ना हो। आपको खुद के बिजनेस को इतना एजाइल बनाना पड़ेगा, आपको खुद के बिजनेस को इतना रेजिलियंट बनाना पड़ेगा। दैट इज द मेजर नीड, ठीक है। अब इस समय के अंदर मेजर वीकनेस कहां पे आएगी? वो आएगी लैक ऑफ रियल टाइम विजिबिलिटी अक्रॉस द बिजनेसेस। कि आप एक्चुअली ये नहीं देख पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज वांटेड बाय द कस्टमर्स। कि रियल टाइम विजिबिलिटी क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। विजिबिलिटी इज एसेंशियल टू सपोर्ट क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। किस तरीके के डिसीजन? कि आपको ये जब तक पता नहीं होगा कि विजिबिलिटी इज बेसिकली कि क्या दिखना है, क्या कहाँ पे किस किस एरिया में काम करना है, व्हाट इज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड वेयर कैन वी मैन्युफैक्चर देम। कि किस एरिया में उसे मैन्युफैक्चर करने से हमें बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, या व्हाट आर आर करंट रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री लेवल्स। कि कितना सब चीजों का लेवल है अभी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप एक बार इस क्राइसिस सिचुएशन से निकलेंगे, सारे इंडस्ट्रीज और सारे बिजनेसेस, तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना है। क्या? प्रोडक्ट की डिमांड आज के समय पे कितनी है और हम उसे अब कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोविड-19, ठीक है। सेकंड थिंग, हमारा अभी रॉ मटेरियल का लेवल कितना पहुंच गया है, उसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, और फिनिश्ड गुड्स जो हमने पहले ही गुड्स बना रखे हैं उनकी इन्वेंट्री के अंदर कितना लेवल है उनका। क्या वो बहुत ज्यादा पड़े हैं और खराब हो रहे हैं, या क्या वो अभी चल जाएंगे, या क्या हम अभी प्रोडक्शन को बंद रख सकते हैं, इस तरीके की चीजें, ठीक है। व्हाट इज आवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ बोथ ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज एसेट अवेलेबिलिटी। के कितने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और कितने हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। Conventional wisdom says that a dedicated office space is required to maximize productivity, but this theory has totally been put to ultimate test during COVID-19. During हम सब लोग जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आपके घर पे होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, आपके बड़ी बहन होंगी, आपके पेरेंट्स होंगे, राइट। वो सब क्या कर रहे थे? वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, राइट। सो आपको हमेशा से ये सिखाया गया, कन्वेंशनली से ये कहा गया कि ऑफिस स्पेस, अगर आप एक ऑफिस बनाते हैं, दैट इज द मेजर प्रोसेस जैसे आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बट कोविड-19 हैज changed all of that, changed this notion and changed this notion to what theory? क्या कह दिया है कि मैक्सिमाइज करो, कि अब आप घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया, लोगों का नोशन चेंज हो गया कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं तो व्हाई नॉट जस्ट वर्क फ्रॉम होम, व्हाई डू वी इवन नीड ऑफिसेस, ठीक है। सो क्या हुआ, अल्टीमेटली ह्यूमन कॉन्टेक्ट रिड्यूस हो गया, राइट। बट उस समय पे भी मीटिंग्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उन सब के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यही न्यू टेक्नोलॉजी की, फोर्थ रेवोल्यूशन वाली टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी, या फिर हम कहें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, यही सब चीजें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय पे जो एक एग्जाम्पल है इस चीज का, रियल टाइम विजिबिलिटी लाने का प्लस टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने का, ठीक है, दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। आप सबने अपने फोन्स के अंदर इंस्टॉल कर रखे होगी, आई सपोज, नहीं कर रखी है तो कर लीजिएगा। ये क्या है, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप है जिसके अंदर की आपको डायग्नोज किया जाएगा, आपको उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाट इज दैट डू यू वांट आउट ऑफ दिस, कि आपको इसमें से कोई सिम्टम्स हैं, क्या आपको कोई फीवर जैसी चीज है, या आपको कोई कफ है, इनमें से कोई आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, अगर नहीं है तो यू आर मार्क्ड एज सेफ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आपको सेफ मार्क कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन एवर you cross a person that is not marked safe through the आरोग्य सेतु ऐप, so at the same time वो आपको सिग्नल देगा that you need to keep away from this place. So what kind of thing this is doing is digital immunity, a new form of immunity create कर रहा है, and that form of immunity is digital immunity, ठीक है। I hope this is clear to all of you, right? So एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल लास्ट में हम क्या समझ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ कंसिडर, अभी तक हम जिस चीज को नॉर्मल समझते थे वो ऑलरेडी फंडामेंटली शिफ्ट हो चुका है, राइट। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस स्पेस क्या था, वो हमारी रूटीन लाइफ थी, राइट। कॉलेज रूटीन जाना आना, स्कूल रूटीन जाना आना, पेरेंट्स की रूटीन लाइफ, ऑफिस रोज जाना है आना है, वर्क फ्रॉम होम ने, स्टडी फ्रॉम होम ने सब कुछ फंडामेंटली शिफ्ट कर दिया है। मैन्युफैक्चरर्स हु अंडरस्टैंड एंड
act on this new normal will have the ample opportunities to grow in this new era of industrial revolution 4.0. The situation must be viewed as an opportunity and companies must focus on digital infrastructure. Now it is the time for focusing on digital infrastructure. Now it is the time to understand and act. All right, this completes this article for industrial revolution 4.0. Don't worry, यहाँ पे से कुछ बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं था, राइट? कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे से इस आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, राइट? उसके अलावा इन जनरल कि क्या टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशंस आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So moving on to the next article, just taking a few seconds break. आप भी 2 to 3 seconds के लिए let me just drink water, right? Just think about the last article till then. So yes, this is our new article, that is AIM. एम क्या है? फोस्टरिंग इनोवेशन. एक स्कीम है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज एम. उसी एम की यहाँ पे बात हो रही है. नया आर्टिकल इनोवेशन की हमने बात की लास्ट आर्टिकल के अंदर कि किस तरीके से, राइट, इनोवेशन जो है दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल टू इन टूडेज टाइम. ठीक है, सो अब हमें ये बात करनी है कि इस इनोवेशन को हम इंडिया में कैसे लेके आ सकते हैं और उसके लिए हम किस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं आज के समय पे. दैट इज व्हाट वी हैव टू सी थ्रू दिस आर्टिकल. ठीक है, सो first thing is the rise of social entrepreneurship. That is the one of the major points of this article, social entrepreneurship. Social entrepreneurship क्या होता है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है जब प्राइवेट सेक्टर, जो वो सेक्टर है जो कि हमेशा से एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर समझा जाता है, जिसको कि ये जब हम डिस्टिंग्विशिंग ही करते हैं बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, व्हाट इज द फर्स्ट मेजर पॉइंट दैट कम्स कि पब्लिक सेक्टर इज द वन जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए? अपने लोगों के लिए, इन जनरल पब्लिक बेनिफिट के लिए, राइट? बट वहीं प्राइवेट सेक्टर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स फॉर इट्स ओन प्रॉफिट, राइट? बट वही जब वही प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना प्रॉफिट छोड़ के किसी सोशल फैक्टर के लिए वो काम करने लगता है तो उसको हम कहते हैं social entrepreneurship. I hope this is clear. Are focused on the delivery of public goods using business approaches. Business वाले methods को use करना है, but what they are interested is in delivering public goods. कुछ examples देखते हैं social entrepreneurship. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट इज SKS माइक्रो फाइनेंस. अब ये क्या है? इन्होंने जो ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस मॉडल है उसको यूज करके इन्होंने बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को रीइनोवेट किया है, ताकि माइक्रो फाइनेंस बेसिकली क्या होता है? जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस करना, बेसिकली ग्रामीण लेवल पे, दैट इज विलेजेस लेवल पे. तो ये क्या कर रहा है? वहां पे उसको एक नए मॉडल के थ्रू रीफाइनेंस कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड थिंग इज, ये इससे शायद आपको और अच्छे समझ में आ पाएगा, अक्षय पात्रा. अक्षय पात्रा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ रन स्कूल मिल प्रोग्राम. एनजीओ क्या हुआ? एक तरीके से इट इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बॉडी, राइट? एनजीओ क्या है? कोई प्राइवेट सेक्टर है, राइट? तो अब एक एनजीओ जो है इट इज रनिंग स्कूल मील प्रोग्राम. आपने मिड डे मील स्कीम तो सुनी होगी. मिड डे मील स्कीम इज व्हाट? सरकार की चलाई हुई स्कीम है, बट दिस इज नॉट गवर्नमेंट रन, दिस इज अ रन बाय अक्षय पात्रा जो कि एक एनजीओ है. ठीक है, तो वो कर क्या रहा है? बेसिकली फर्स्ट थिंग व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग फूड फॉर फ्री. फर्स्ट थिंग, इट इज चार्जिंग ₹1.5 पर मील. बट आप खुद सोच के देखिए, ₹1.5 में एक बच्चे को पूरी की पूरी मील मिल रही है, राइट? तो वहां पे क्या हुआ? बिजनेस अप्रोच लगी, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग क्या हुई? वहां पे क्वालिटी एक नई आई, बिजनेस अप्रोच एक न्यू आई, क्योंकि अब उन्हें पैसे लेने हैं तो दे आर ऑल्सो बाउंड कि वो कुछ अच्छा प्रोवाइड करे, राइट? और बच्चों को भी, जो भी उसको मील को खाएंगे, दे विल ऑल्सो नॉट वेस्ट दैट फूड बिकॉज दे हैव पेड समथिंग फॉर दैट, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? 10 million children across 5 states of India 6 days a week are served
फ्रेशली कुक्ड मील्स, ठीक है। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर व्हाट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। उसके अलावा गूंज एनजीओ की अगर हम बात करें, सो इट इज क्रिएटिंग रूरल वैल्यू फ्रॉम अर्बन वेस्ट। जितना भी अर्बन वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ हैव विजिटेड गूंज एनजीओ। व्हाट दे डू इज, जो आपके पुराने कपड़े होते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीन्स यूज करते हैं, राइट, तो आपने उसको फेंक दिया, तो व्हाट दे डू इज इनोवेट आउट ऑफ दैट थिंग एंड मेक समथिंग न्यू एंड देन प्रॉपरली सैनिटाइज इट एंड देन सेल इट, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, रूरल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम अर्बन वेस्ट। उसके अलावा वो उन्हीं कपड़ों को रीइनोवेट करके बहुत सारे ब्राइड्स और ग्रूम्स जो कि खुद से मैरिज नहीं करवा पाते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की चीज जहाँ पे कि उनके पेरेंट्स की इतनी नहीं होती है कि वो उनकी अच्छे से मैरिज करवा पाए, तो उनको एक पूरा एक सब सामान तैयार करके देते हैं। तो इस तरीके की इनोवेशन जब प्राइवेट सेक्टर करने लगता है तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर बढ़ता है कि आप क्या प्रोवाइड करें। जब प्राइवेट सेक्टर जो कि खुद से इनकम जनरेट कर रही है, they can provide such kind of things, why can't you, right? So this is the examples of social entrepreneurship in India. Now हमारा आर्टिकल का मेन नाम था फोस्टरिंग इनोवेशन, तो उसका क्या मतलब है, दैट इज रिलेटेड टू दिस अटल इनोवेशन मिशन। तो ये अटल इनोवेशन मिशन लाया किस लिए गया, इसी इनोवेशन को, इसी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर कंट्री, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे आप, डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर फोस्टरिंग इनोवेशंस इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आप अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए नए प्रोग्राम्स, नए पॉलिसीज को लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Next thing, it provides platform and collaboration opportunities for different stakeholders. अभी हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। बेसिकली दिस इज अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। इसका मेन काम है इनोवेशन को प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एंड क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू ओवरसी इनोवेशन इकोसिस्टम। पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर देना जिसके अंडर की सारा का सारा इनोवेशन का काम जो है वो वहीं के वहीं आप उसको अरेंज कर पाए, ठीक है। सो इसके अंदर कुछ स्कीम्स हैं। बेसिकली इसके अंदर देयर आर 6 मेजर इनिशिएटिव्स जो कि इसके पहले साल की एस्टेब्लिशमेंट के 1 साल के अंदर ही ले लिए गए, ठीक है। सो इन डिसीजंस को हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर से रिलेटेड ये अम्ब्रेला स्कीम बनाई गई है जिसके अंदर की कौन कौन से सेक्टर्स को कवर किया जा रहा है। सो फर्स्ट इज अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, बेसिकली इसका मतलब है टिंकर करना, किसको, सोच को। कहाँ पे, स्कूल्स में। स्कूल्स में सोच को टिंकर करना, एक नया उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी के लिए, नए इनोवेशन के लिए उनको पिंच करना। फॉर एग्जांपल कि आप उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करवाओ, प्लस आप उनका इंटरेस्ट देखो कि वो किस किस चीज में इंटरेस्ट होते हैं, और जहां पर अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर या कहीं पे, तो उनको उसके अंदर पुश करके उनकी एबिलिटीज को यूज करते हुए नई चीजों को उसके अंदर इनोवेट करवाओ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एनेबल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कौन सी क्लासेस को, 6 से 12 क्लास की, फॉर एक्सेस टू एंड ट्रिंकल विद द इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू स्टिम्युलेट देयर problem solving innovative mindset, right? So this was about Atal Tinkering Lab. Next is Atal Incubation Centers. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, you have selected 102 university institutes और private players जो कि incubators बनेंगे। incubation क्या होता है, in general आप incubation term सुनते हैं बहुत ज़्यादा बेबीज के उसमें, जब बर्थ देते हैं तो उस समय पे अगर बेबी जो है वो प्री मेच्योर होता है तो उसको इंक्यूबेशन के अंदर रखा जाता है, इंक्यूबेटर के अंदर, राइट। सो यहाँ पे भी वही सेम मीनिंग है, बस रिलेटेड टू कंपनीज, राइट। अब यहीं से अगर आपको इंक्यूबेशन का मीनिंग पता चल गया तो आप इसको बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। क्या हम बात कर रहे हैं कि जब एक कंपनी न्यू बोर्न हुई है, एक न्यू बोर्न कंपनी को क्या कहते हैं, स्टार्टअप। एक न्यू जब स्टार्टअप है तो उसको इंक्यूबेट करना, कि जब वो प्री मैच्योर है, जब वो खुद को हैंडल नहीं कर सकता है, उस समय पे उसको एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर देके, कुछ इस तरीके की उसको फैसिलिटीज देके आप वहां पे उसको थोड़ा सा अच्छे से फ्लरिश करने दो। दैट इज द मेजर मीन ऑफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है। आपको इंक्यूबेट करना है स्टार्टअप्स को, राइट। नेक्स्ट
अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, जनरल कम्युनिटी के लिए इनिशिएटिव्स को इनोवेट करने के लिए बेसिकली कौन से रीजन्स में, जो इंडिया के कैसे रीजन्स है, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल एरियाज, हिली एरियाज, कोस्टल एरियाज, वो एरियाज जिनको कि स्पेशल अटेंशन की जरूरत है किसी भी तरीके से, उन सब एरियाज के अंदर कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन एंड आइडियाज को स्टिम्युलेट करना। सो दिस इज व्हाट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले मिशन के अंडर उन्हें ग्रांट दी जाएगी अप टू 2.5 करोड़, तो हर एक ACIC सब्जेक्ट को टू अ पार्टनर प्रूविंग इक्वल और ग्रेटर मैचिंग फंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, पार्टनर्स को कनेक्ट करोगे आपस में कि वो वहां पे कुछ कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशंस जो है वो कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट अटल न्यू इंडिया चैलेंज, नया भारत, हमें नया इंडिया बनाना है, उसके लिए चैलेंजेस लेके आना। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ न्यू इनोवेशन से रिलेटेड कुछ नया एक निकाल के लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल अगर हम देखें, हमने थोड़े समय पहले एजुकेशन सेक्टर की बात की थी, राइट? तो हमने क्या कहा था कि एजुकेशन सेक्टर में दो वी हैव फुलफिल्ड सम ऑफ द गैप्स बट देयर इज स्टिल सो मच रिमेनिंग, राइट? तो अगर हम इन जनरल अभी की बात करें तो अभी इस समय पे हम जिस तरीके से इस सेशन के अंदर इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये सब चीजें समझा रही हूँ, इसको और इंटरैक्टिव किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हुई, अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने लोगों को दे दिया कि वो क्या क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या उन्हें लगता है कि व्हाट थिंग कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये क्या हुआ, एक नया इंडिया बनाने के लिए एक चैलेंज दिया गया, क्या किसके लिए, प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए, और उसको हर एक सेक्टर और मिनिस्ट्रीज के नीड से अलाइन करने के लिए। तो इसके अंदर अभी तक 24 ऐसे चैलेंजेस अनाउंस किए जा चुके हैं, जिसके अंदर से कि 26 विनर्स को सिलेक्ट करके उनको डिसबर्समेंट भी की गई है अमाउंट को। ठीक है, सो बेसिकली आपने क्या करना है, नए इनोवेशंस को लेके आना है नए भारत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अराइज विच इज अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। यहाँ पे अब क्या आ गई, MSME इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो कि स्मॉल लेवल पे एस्टैब्लिश्ड है, माइक्रो मीडियम एंड मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेसिकली MSME इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये तीन तरीके की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, तीनों तरीके की इंडस्ट्रीज के अंदर इनोवेशन एंड रिसर्च को स्टिम्युलेट करना। ठीक है, ग्रेट रिसर्च आइडियाज आर कन्वर्टेड टू वायबल इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स फॉलोड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियल डिप्लॉयमेंट, कि उनको लगता है कि नए इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स हैं, उनकी कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है और उनको कमर्शियली डिप्लॉय करना है। ठीक है, रिसर्च करनी है बेसिकली। लास्ट 6th है मेंटर इंडिया कैंपेन। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक मेंटर्स का नेटवर्क बनाना है। स्पेसिफिकली जो हमने अटल टिंकरिंग लैब्स फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, उसके अंदर क्या करना था, आपने स्टूडेंट्स को टिंकर करना है न्यू इनोवेशन के लिए, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उनको टिंकर कौन करेगा, कौन उन्हें सिखाएगा इन सब चीजों के बारे में, उसके लिए हमें कुछ न्यू एज मेंटर्स चाहिए होंगे। जो पुराने टीचर्स हैं, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं टीचर्स, दे आर नॉट ऑल्सो वेल वर्स्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? तो हमें कुछ न्यू टीचर्स चाहिए होंगे, हमें कुछ न्यू मेंटर्स चाहिए होंगे। दे आर द वंस जिनके लिए कि ये मेंटर इंडिया कैंपेन शुरू किया गया है कि आप कुछ मेंटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करो इन कोलैबोरेशन विद पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ द मिशन। बेसिकली आपने मेंटर इंडिया, द मेंटर्स ऑफ चेंज, जो मेंटर करेंगे इस चेंज को, मतलब सिखाएंगे कि ये चेंज कैसे लाना है, दैट इज द मेंटर इंडिया campaign, and that ends this article. एम फोस्टरिंग इनोवेशन, इनोवेशन किस तरीके से फोस्टर करनी है, कैसे लेके कैसे आनी है इनोवेशन, उसको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम फोस्टरिंग इनोवेशन, इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली स्कीम है अटल इनोवेशन मिशन, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके जो ये 6 इनिशिएटिव्स बताए गए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन जनरल अगर हम बात करें, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पॉइंट जिसके ऊपर की बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन जनरल आप इंटरव्यू के अंदर भी इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं कि कैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग
गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ न्यू फ्यूचर, कि किस तरीके से आप जब बिजनेस आइडियाज को पब्लिक सेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे कि जो प्राइवेट काम कर रहे हैं दे आर द वंस टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक नीड्स, तो वहां पे कितने अच्छे से आप उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द थर्ड वन, विच इज सोशल मीडिया द फोर्स मल्टीप्लायर. ऑलराइट, imbibe द सेकेंड आर्टिकल, क्या था उसके अंदर, जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट. So yes, our new article, that is the social media the force multiplier. आपको किस तरीके से फोर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. फोर्स कौन सी है? पब्लिक फोर्स. जो लोग हैं उनको आप किस तरीके से उन तक पहुंच सकते हैं, अपने पॉलिसीज को कैसे पहुंचा सकते हैं, वो उनको क्या चाहिए ये समझ सकते हैं. द फोर्स मल्टीप्लायर, कि सोशल मीडिया किस तरीके से इसके अंदर हेल्प कर रही है, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट. ठीक है, सो इसके अंदर आपने बेसिकली क्या समझना है, सोशल मीडिया से मतलब क्या है. सोशल मीडिया से मतलब है वो डेली एप्स जो कि आप कभी भी देखे बिना रह नहीं सकते हैं, राइट. व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस इज इन जनरल, आप जब फोन उठाते हैं आपके फोन में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सारी की सारी एप्स जो हैं दे आर व्हाट सोशल मीडिया एप्स. सारी की सारी एप्स क्या हैं? इजी टू इंस्टॉल, जस्ट प्ले स्टोर पे गए, इंस्टॉल कर लिया एंड योर वर्क इज डन. आपको बस उसके अंदर एक दो सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एंड यू आर जस्ट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, राइट. सो दैट इज व्हाई सोशल मीडिया एप्स जो हैं easy to use, सिंप्लीफाइड यूजर एक्सपीरियंस जो है दे रही है, राइट. तो इनको लेके गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो सकती है, सो इसको हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल गेट्स की सेइंग, क्या कह रहे हैं बिल गेट्स जी? द इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर ऑफ द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो. इंटरनेट इज द प्लेस जहां पे कि एक टाउन स्क्वायर बनने वाला है आने वाले समय में. टाउन स्क्वायर क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा, बाहर की कंट्रीज की अगर हम बात करें, सो देयर इज दिस प्लेस जहां पे सारी शॉप्स होती हैं, जहां पे सारा आपको सब सामान मिलता है. दैट इज अ प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ पाई जाएगी, एक बहुत ज्यादा जहां पे कि सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया जो होगा एक पूरी सिटी का, राइट. तो उसको हम कहते हैं टाउन स्क्वायर हॉल. ठीक है, तो उस तरीके की चीज. सो बेसिकली इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो. कल आने वाले विलेज के लिए, जो कल बनने वाला है एक ग्लोबल विलेज, उसके लिए इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आप इसको न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं पे, या फिर जो आपको कहीं पे आप समझाना चाहते हैं किसी चीज को कि हाउ इंटरनेट इज चेंजिंग द वर्ल्ड, तो ये लाइन दिस क्लियर्स इट ऑल, राइट. सो आप इसे बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो फैक्टर्स एम्पलीफाइंग सोशल मीडियाज रीच इन इंडिया. व्हाट आर दोस फैक्टर्स दैट आर एम्पलीफाइंग दिस सोशल मीडिया रीच? फर्स्ट इज इंडियन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, कि ये सारी एप्स जो हैं अब इंग्लिश के अलावा और जो हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, इन सब लैंग्वेजेस जो वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर क्या होती हैं? जो यहाँ की लैंग्वेजेस हैं, जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, राइट, जो स्पोकन लैंग्वेजेस हैं इंडियन पीपल की, उनको आपने यहाँ पे उनके अंदर ये एप्स जो हैं वो बनने लग गई हैं. सेकेंड थिंग, इनएक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन्स का प्राइस बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है आज के समय पे. उसके अलावा चीप बैंडविड्थ एंड डाटा प्लान्स. अगर आप आज से कुछ समय पहले जाओ तो एक सिंपल फोन जो कि सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज किया जा सकता था, आज से 15 साल पहले तक वही फोन 5,000 का आता था, राइट. और आज के समय पे 5,000 के अंदर आपको 5 से 1,000 के थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो थोड़ी सी अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा, राइट. आप अगर 8,000 तक 9,000 तक अपना बजट लेके जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज फाइंड सच फोन्स दैट इंक्लूड एवरीथिंग. सोशल मीडिया की चीज, सब चीजें, आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं. यू हैव सो मैनी फैसिलिटीज अवेलेबल. सो हाउ दैट इज पॉसिबल? थ्रू दिस इनएक्सपेंसिव मोबाइल फोन. डाटा प्लान्स के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं आज के समय पे, राइट. सो इससे क्या हुआ है? यूजर्स कनेक्टिविटी बढ़ गई है किसके साथ? इंटरनेट के साथ. तो इसको इस सोशल मीडिया को कैसे यूज करने हैं सरकार ने? तो देयर इन दिस आर्टिकल वी हैव अ कंपाइलेशन ऑफ 12 ways, 12 ऐसे तरीके जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज आर यूजिंग सोशल मीडिया एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन देयर वर्क.
कुछ ऐसे तरीके जिनके के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी सोशल मीडिया को फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर रही है। वो कौन से तरीके हैं, अलग अलग सेक्टर्स के वो कौन से तरीके हैं, देखते हैं उन तरीकों को। फर्स्ट, क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट। जब किसी क्राइसिस सिचुएशन होती है उस समय पे इस तरीके से, फॉर एग्जांपल पीआईबी इंडिया, यू माइट बी नोइंग पीआईबी इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट पब्लिशेस ऑल द मटेरियल्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो पीआईबी से रिलेटेड जो चीजें हैं उन चीज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे लॉकडाउन एक्सटेंडेड अप टू May 31, इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन है उसको आपने पास करना है। किस तरीके से आप इस पेंडेमिक से लड़ सकते हो, या कोई साइक्लोन टाइप सिचुएशन है जहां पे कि आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो उन तक किस तरीके से आप पहुंचाएंगे उन चीज़ों को, तो वो इस सोशल मीडिया के थ्रू ही आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्राइसिस या डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, और जो कि सरकार कर भी रही है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है इसको क्राइसिस डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए यूज कर रही हैं। नेक्स्ट इज सिटीजन एंगेजमेंट। सिटीजन एंगेजमेंट के लिए कैसे, लोगों को, सिटीजन्स को मैक्सिमम एंगेज करना अपने साथ, जैसे कि कमेंट्स को इनवाइट करना, सजेशंस को इनवाइट करना। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आज से 5 to 6 years बैक इनोवेट किया गया था, दैट इज माई गव प्लेटफॉर्म। मेरी सरकार, मेरी गवर्नमेंट, इसका नाम से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया कमेंट्स और सजेशंस को इनवाइट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिटीजन ग्रीवियंस एंड सपोर्ट, लोगों के ग्रीवियंस को रिजॉल्व करना। अगर आपको कुछ समय पहले के कुछ एग्जाम्पल्स याद हों तो आपको ये याद होगा कि किस तरीके से इंडियन रेलवेज ने जो है एक किसी पर्सन की शिकायत के ऊपर साथ के साथ वहाँ पे रिप्लाई किया, और उसके बाद फिर उस मैटर को फॉरवर्ड भी कर दिया, और उस पर्सन को वहीं की वहीं पता चल गया। इससे क्या हुआ, उसको सपोर्ट फील हुआ और उसकी ग्रीवियंस एट द सेम टाइम रिजॉल्व हुई। सो दैट इज यूजिंग सोशल मीडिया को ही आपने यूज किया सिटीजन ग्रीवियंस सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके की अगर आपने कोई एडवाइजरी जारी करनी है पूरे सब लोगों के लिए, ये एग्जांपल है दिल्ली पुलिस का, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉज एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट के लिए। हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट के लिए एग्जांपल है UIDAI, द अथॉरिटी जो कि आधार को मैनेज करती है। वहां पे एक सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है, एंड उसको कहाँ पे आपने डाला हुआ है, दिस इज लिंक्डइन। अगर आपको ये साइन नहीं पता है, दिस इज द साइन ऑफ लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक यूज नहीं करना शुरू किया इसे, अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं तो, राइट। सो दिस इज लिंक्डइन। यहाँ पे क्या होता है, जॉब प्रोफाइल्स के लिए यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन रिलेशंस को मैनेज करने के लिए, फॉरेन रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया एट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एक कंट्री को, पैराग्वे को यहाँ पे विश किया जा रहा है ऑन देयर इंडिपेंडेंस डे, डायरेक्टली थ्रू व्हाट प्लेटफॉर्म, ट्विटर के थ्रू उन्हें विश किया जा रहा है, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, फॉरेन रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। वो कैसे, कि उनको लगेगा कि हाँ दिस कंट्री इज टेकिंग सच ए स्टेप, राइट। और वो कहाँ है, पब्लिक के डोमेन में है, सारे लोग उसे देख सकते हैं इस तरीके के स्टेप को, राइट। नेक्स्ट, बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिलेशंस। बिजनेस इसको मैनेज करने के लिए, उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री बॉडीज के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर बेसिस पे पॉलिसी कंसल्टेशन और नेटवर्किंग के लिए यूज करने के लिए इसे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज लाइव ट्रैफिक अपडेट्स के लिए, जो कि बेसिकली इसका एग्जाम्पल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल वंस दिस व्हीकल गॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, तो उसके इंफॉर्मेशन साथ के साथ यहाँ पे दी गई, राइट। सो उससे लोगों को पता चल गया कि दे हैव टू अवॉइड दिस रूट। एंड नेक्स्ट इज ट्रैफिक अरेंजमेंट्स ऑन रिपब्लिक डे। तो सारी की सारी रिपब्लिक डे के दिन जो भी ट्रैफिक को आपने डाइवर्ट किया था, आपने वो सारा का सारा री रूटिंग यहाँ पे आपने बता दिया है लोगों को, ठीक है। सो दिस इज लाइव ट्रैफिक अपडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपको कोई टेंडर्स बुलाने हैं, आपने कुछ प्रोक्योर करना है कुछ नया, राइट। तो उसके लिए आपने टेंडर्स मंगवाने, तो वो भी डायरेक्टली ऑनलाइन यहाँ पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, राइट। नेक्स्ट इज
क्राउड सोर्सिंग आइडियाज एंड इनोवेशन, आपको कोई नए आइडियाज चाहिए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लोगो डिजाइन कंपटीशन रखवाना है फॉर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, उसके लिए एक लोगो डिजाइन करवाना है, तो आपने क्या किया, एक कंपटीशन रख दिया ऑनलाइन कि सारे उसमें एंट्रीज दें और जहां पे जो हमें बेस्ट लगेगा वी विल सेलेक्ट दैट वन। तो क्या हुआ, क्राउड सोर्सिंग हुई। अगर आप ऐसे ही ढूंढने पे जाते हैं, आप किसी को एक्वायर करने पे या फिर किसी को आपने रखना होता जॉब के लिए, इस जॉब के लिए, तो आपके पास चॉइसेस बहुत कम रहती, सिर्फ वो लोग जो कि अप्लाई कर पाते उस चीज के लिए, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी पर्सन जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इससे रिलेटेड नहीं है, इफ ही नो सच एन आइडिया, जिसको कि आप इनोवेटिव आइडिया कह सकते हैं इस तरीके की चीजों के लिए, तो वो भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सिटीजन सर्विस ई डिलीवरी एप्स, तो उनके एप्स को प्रमोट करने के लिए कौन सी एप्स, फॉर एग्जांपल उमंग ऐप है, डिजी लॉकर ऐप है, तो इस तरीके की एप्स को आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एप्स पहुंच पाए। एंड लास्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, फॉर एग्जांपल इन दिस वे कि आपने सारे के सारे जितने भी टेलीफोन मोबाइल नंबर्स हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स के, उनको आपने सबकी लिस्ट उनकी पोस्ट के साथ, उनके फोन नंबर के साथ आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, राइट। सो इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इज सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, नथिंग इज हिडन फ्रॉम पीपल, जिन्होंने की इस सरकार को बनाया है, राइट। एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि जवाबदेही, कि आपकी जवाबदेही किसको है, कि अगर आप कोई गलत स्टेप लेते हो तो हु आउट ऑफ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दैट थिंग, जिसको कि वो काम करना था वो कौन सी बॉडी थी, राइट। तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी पता चलती है कि हु वाज दैट पर्सन हु वाज सपोज्ड टू डू इट। सो दिस वाज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल, इसके साथ ही ये आर्टिकल खत्म होता है। सो सोशल मीडिया, जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, दिस स्टैंड्स टू बी अ स्टैंड अलोन आर्टिकल, दिस मेक्स अप अ वेरी वेरी गुड एसे। ये पूरा का पूरा मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड इन योर एसे, कि किस तरीके से अलग अलग एरिया में, यू हैव गॉट 12 पॉइंट्स नाउ, कि कहाँ कहाँ पे सोशल मीडिया को सरकार एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर रही है। यू कैन राइट अ एसे ऑन दिस वन, लाइक दिस वुड बी अ वेरी वेरी ग्रेट एसे फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। और इन जनरल आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इस तरीके की चीजें लिखने से, क्योंकि ऐसी ही चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स जो कि डिजिटली अवेलेबल हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स देखने वाले हैं जो कि सरकार यूज करती है टाइमली इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर टू पुअर नीडी वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, और उसके साथ ही कुछ लाइव्स को हेल्प करने के लिए। तो ऐसी कौन सी एप्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिजिटली इंप्रूव करा है खुद को, और डिजिटली कुछ एप्स एस्टैब्लिश करी हैं अलग अलग एरिया के अंदर लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों को सर्विस डिलीवर करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट, अभी हमने थोड़े समय पहले डिस्कस की थी आरोग्य सेतु ऐप, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से नहीं करेंगे, बट अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैवंट इंस्टॉल्ड दिस ऐप, डू इंस्टॉल, राइट। नेक्स्ट इज संपर्क ऐप। संपर्क ऐप जनरेट किया है, इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। इट इज यूज्ड बाय स्टेट अथॉरिटीज टू ट्रेस द पेशेंट्स। वहां पे क्या था, सबके सारे के सारे लोगों को यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है और सब देखेंगे कि कौन कौन वहां पे सेफ मार्क्ड है। आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो अनसेफ्ड मार्क है, राइट। तो सेकेंड थिंग ये क्या है, संपर्क, इसके थ्रू आप किसको ट्रैक कर रहे हैं, पेशेंट्स को। जो पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोविड-19 क्या उनका आ चुका है कि दे आर टेस्टेड पॉजिटिव, तो उनको ट्रेस करना स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा, जब उनको कुछ जियो फेंसिंग और एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन के थ्रू। बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जियो फेंसिंग क्या होती है, जियो फेंसिंग होता है, उसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अगर आपने आज तक जियो फेंसिंग नहीं सुना है, आपने अगर मॉल के अंदर कभी गए हैं तो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ एक आपको एक मैग्नेट टाइप एक चीज लगी होती है उसके पीछे, जो कि वो रिमूव करते हैं बिफोर गिविंग यू दैट ऑब्जेक्ट,
वो होता है जियो फेंसिंग। उससे क्या होता है, आप हर एक प्रोडक्ट का एक एरिया उसका निश्चित कर देते हैं। एज सुन एज वो जो प्रोडक्ट है वो उस एरिया को क्रॉस करता है, इट स्टार्ट्स मेकिंग नॉइज। जैसे कि आपने एक शोरूम का एरिया है, आपने यहाँ पे एक काउंटर रखा हुआ है, आपने यहाँ पे सारे मटेरियल है और यहाँ पे गेट है, तो आपने उसका एरिया रख दिया इसके आसपास का इतना एरिया। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट को आपने अगर उठाया और आपने उसकी बिलिंग नहीं करवाई है, तो वो आप जैसे ही इस एरिया को क्रॉस करेंगे तो इट विल स्टार्ट मेकिंग साउंड, राइट। तो इस तरीके की चीजें यूज की जाती हैं, दैट इज जियो फेंसिंग, राइट। तो इसी तरीके से पेशेंट्स को ट्रेस करने के लिए कि आप उनको जियो फेंसिंग के थ्रू उनको हर टाइम पे देख पाएं कि वो इस एरिया से बाहर ना जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, उनका फेस रिकॉग्निशन, कि आपको उनको डेली बेसिस पे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सेल्फी खींच के भेज दिया, जिसमें कि आपकी आई स्कैन, रेटिना स्कैन, ये सब चीजें होंगी, और फिर उसके बेसिस पे वो देखेंगे कि इज दिस द सेम पर्सन जो कि उस फोन को लिए हुए है। ऐसा तो नहीं है कि ये ऐप तो आपने इंस्टॉल की हुई है बट आपने फोन किसी और को दिया एंड यू हैव गॉन, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, हर कुछ समय बाद फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भेजनी है, जिसके के थ्रू वो देखेंगे कि यही सेम पर्सन है और वो वहीं पे ही सही उसकी फोटो आई है, ठीक है। सो दिस इज संपर्क ऐप, ठीक है। नेक्स्ट इज सहयोग ऐप। सहयोग ऐप किसके लिए है, इट कलेक्ट्स जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन। यही वाली जो आपने जियो टैगिंग की है सबके साथ, जियो से बेसिकली मतलब होता है कुछ एरिया पर्टिकुलर, राइट। सो कुछ एरिया को जब हम टैग कर देते हैं कि दैट इज योर रिस्पेक्टिव एरिया, तो उसी को हम जियो वर्ड वहां पे हम यूज करते हैं, ठीक है। सो इट कलेक्ट्स जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन ऑन द नेशंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर अवेलेबल है और किसकी कमी इंडिया फेस कर रहा है, उन सबको आपने क्या करना है, जियो टैग करना है, ठीक है। basically like hospitals, testing labs, quarantine camps, containment and buffer zones, biomedical waste disposal sites, ये सब का सब, ठीक है। This will help to take critical decisions in response to the current COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन, ताकि अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन और बढ़ जाती है किसी भी हालत में, तो आपको सारा का सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पता हो कि वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ और एप्स जो कि कोविड-19 के लिए और कुछ डिजिटल इनोवेशंस किए गए। ये एप्स नहीं है बट दे आर अदर काइंड ऑफ इंटरवेंशंस। फॉर एग्जांपल हियर एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिजिटल इंटरवेंशंस, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, नॉट ओनली अबाउट एप्स। जो हमने पीछे प्लेटफॉर्म पे देखी, जो हमने पिछली स्लाइड पे देखी, देवर 3 एप्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप चैट बोट चलाया गया जिसपे कि आप डायरेक्टली क्वेरीज पूछ सकते हैं सरकार से। कोरोना कवच नाम से एक ऐप चलाई गई जिसमें कि आप रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं ऑफ इन्फेक्टेड यूजर्स। एक कोविड-19 फीडबैक ऐप चलाई गई जिसमें कि आप फीडबैक देख सकते हैं लोगों के थ्रू कि क्या उनकी जो बेसिकली कोरोना वायरस जिन्होंने ट्रीट किया करवाया है तो उनकी क्या अप्रोच रही, वहां पे उनको किस तरीके की चीजों को फेस करना पड़ा, किस तरीके की उनको दिक्कतें आई, तो वो सब यहाँ पे वो बता सकते हैं। और उसके अलावा एक 24/7 नेशनल हेल्पलाइन चलाई गई सरकार के द्वारा टू असेस कोरोना रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट। दिस इज 24/7 कोरोना हेल्पलाइन बाय गवर्नमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज और कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत समय से यूज किए जा रहे हैं एंड दैट हैव बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस कोविड-19। विच आर दीज प्लेटफॉर्म्स? फर्स्ट सबसे पहले है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, डायरेक्टली सब्सिडीज को ट्रांसफर करना एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे। बेसिकली सरकार डायरेक्टली जब अकाउंट्स के अंदर मनी ट्रांसफर करती है किसी पर्सन के, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर करना फॉर हेल्पिंग पुअर एंड वल्नरेबल ड्यूरिंग COVID-19 crisis. Next is BHIM app, which is the Bharat Interface for Money app, an Indian mobile payment app and helps to facilitate e-payment directly through banks as a drive towards कैशलेस ट्रांजेक्शन। भीम ऐप के अगर आपने यूज किया है तो इट इज काइंड ऑफ सेम एज गूगल पे ऐप, बस यहाँ पे से आप किसी और चीज के लिए पेमेंट नहीं कर सकते हो। इट इज जस्ट फॉर डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, जिसमें कि आपके फोन के अंदर एक ऐप आ जाती है जो कि आप डायरेक्टली, आपको वहां पे एक यूपीआई कोड जनरेट हो जाएगा। उस यूपीआई को अगर आप दूसरे फोन में डालेंगे तो डायरेक्ट आपको अकाउंट डिटेल या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सरकारी ऐप। नेक्स्ट इज रुपे कार्ड स्कीम। दिस इज ऑल्सो सरकारी कार्ड हम जिसको कह सकते हैं। अगर आप लोग कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, तो आपने उसके ऊपर देखा होगा कार्ड होता है तो वहां पे कुछ लिखा होता है वीजा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, तो वही सेम तरीके से दिस इज दिस
रुपे प्लेटफॉर्म, तो रुपे कार्ड्स इंडिया के अंदर इशू किए जाते हैं फॉर डोमेस्टिक ओपन एंड मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, इट इज सेम एज दोज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज IRCTC, जो IRCTC जो है बहुत समय से ये ई टिकट इसने स्कीम जो है वो शुरू कर रखी है, जहाँ पे आपको लाइंस में जाके लगने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप घर के सेफ्टी से अपने जो टिकट्स है वो बुक करा सकते हैं, राइट। बट इट हैज बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ COVID-19 व्हेन यू कैन एक्चुअली गो टू द रेलवे स्टेशन टू बुक योर टिकट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज GeM विच इज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट की ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है बिना कैश या फिजिकल पेमेंट्स के गवर्नमेंट्स और सारे वेंडर्स से जो है चीज़ों को बाय कर सकती है। इट इज एन ई-कॉमर्स पोर्टल और द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। नेक्स्ट इज दिस उमंग ऐप विच इज द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। ये क्या कर रही है, 1200 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज को एक सिंगल ऐप के अंदर प्रोवाइड कर रही है। दिस इज उमंग ऐप, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल इज फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पिरेंट माइंड, स्वयं ऐप, ठीक है। सो ये किसके लिए है, सारे कोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए, क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं पे भी किसी भी प्लेस से, आपको बस वहां पे जाके रजिस्टर करना होगा खुद को, ठीक है। तो वो एक पोर्टल बनाया गया स्टडिंग के लिए, बस अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए उस चीज का, सो यू नीड टू पे सम अमाउंट एंड गेट द सर्टिफिकेट फॉर दैट, अदरवाइज दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं इस पोर्टल के ऊपर। Coming on to our next article, that is localization through artificial intelligence. देखिए, हर एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस इशू के अंदर और बहुत जगह पे वो यूज हो सकता है। आपकी अपनी नॉलेज के लिए जो पूरा इशू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग बीइंग, एग्जाम के अंदर इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव बनाना, जो ये है क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। तो उसको आप किस तरीके से आज के समय पे यूज कर रहे हैं, वही सब यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सो दिस आर्टिकल इज अबाउट लोकलाइजेशन थ्रू AI, कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं लोकलाइजेशन के लिए। लोकलाइजेशन का क्या मतलब है, लोकलाइजेशन का मतलब है एक ही सेम, जैसे कि एक जनरलाइज्ड एक लोकल एरिया के थ्रू, लोकल मतलब विलेज एरिया, विलेज टाइप, रूरल एरिया, सिटी एरिया, तो वहां पे किस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे किस तरीके का सिस्टम यूज किया जाता है, उस पॉइंट तक लोकलाइज कर देना थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज स्टार्टेड टू चेंज द वेरी फेस ऑफ लोकल लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स, टूल्स, सर्विसेज एंड फीचर्स। इन सबका फेस चेंज करने के लिए यूज किया जा रहा है। किस तरीके से यूज किया जा रहा है वो हम अभी देखते हैं। Various examples of technology we use today where localization has become prominent. First, virtual assistants like Google Assistant, Amazon Alexa जो है वो अब सारी की सारी verbal command समझ सकते हैं जो भी आप हिंदी के अंदर उन्हें देते हैं। नेक्स्ट, Cortana वर्चुअल असिस्टेंट जो कि विंडोज 10 के साथ आता है। इट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड स्पोकन कमांड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। वो अभी ये नहीं समझ सकता, इज येट टू अंडरस्टैंड, बट इट कैन ट्रांसलेट टेक्स्ट टू फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, बांग्ला, तमिल, उर्दू एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस को बॉबी भी कन्वर्ट कर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो आप इससे कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये जो एग्जाम्पल्स हैं किसके लिए हैं, ये इसके लिए हैं कि आप किस तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सोर्स यूज करते हुए हाई लेवल टेक्नोलॉजी को लोकलाइज कर रहे हैं, कि लोकल लोगों तक, जो जनरलाइज, जो बहुत कम लेवल के लोग हैं, कम लेवल इन द सेंस, डोंट गेट, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, लाइक कम लेवल इन द सेंस जिनके एजुकेशन लेवल कम है, जिनके लिटरेसी लेवल्स कम है, उन तक पहुंचने के लिए उनको भी वो टेक्नोलॉजी समझ में आए। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि इस चीज को सीखना चाहता है, बट द ओनली
बैरियर इन बिटवीन इज द लैंग्वेज, कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज के कारण वो नहीं समझ में आ पा रहा है। तो अगर आप उसको वही सेम चीज, वही सेम टेक्नोलॉजी हिंदी में या उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल विद दैट। इन अदर सेंस अगर हम कंप्यूटर्स देखें तो आज से कुछ समय पहले तक कंप्यूटर्स, मोबाइल, सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज इंटरफेस पे चलती थी, दैट इज इंग्लिश, एंड अदर लैंग्वेज जो थोड़े समय बाद इंक्लूड होने लगी, दैट वाज हिंदी ऑल्सो, राइट। बट नाउ देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस, Bangla, Tamil, Urdu and other local languages that are being added to these platforms, right? Next is MS आउटलुक कम्स विद द ट्रांसलेटर, कि जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप हिंदी में उसे पढ़ना चाहते हैं, मेल इंग्लिश के अंदर आई है, राइट, तो वो डायरेक्टली आप तक आपको ट्रांसलेट करके बता देगा कि व्हाट द मेल इज ट्राइंग टू से इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसलेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली ट्रांसलेट करना फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तमिल, बांग्ला, उर्दू, ये सारा क्या MS ऑफिस का जितना भी इंटरफेस है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ये सारी चीजें वहीं से काम कर रही हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप, तो ये इट कैन रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसलेट कंटेंट फ्रॉम टाइप्ड एंड प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। इन जनरल जो ट्रांसलेशन है वो आप उसको खुद टाइप करोगे तो वो ट्रांसलेट कर देगा, बट यहाँ पे क्या है, आपने जस्ट इमेज दिखाई, फॉर एग्जांपल ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है, राइट, आप इस इमेज को, इंग्लिश के इमेज को दिखाएंगे अगर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप के अंदर, तो इट विल catch all this language and translate that to your own language, जो आपकी लैंग्वेज है आपने उसके अंदर जो सिलेक्ट की हुई है उसके अंदर उसे ये ट्रांसलेट कर देगा, राइट। नेक्स्ट इज गूगल्स इंडिक कीबोर्ड दैट कैन रिकॉग्नाइज हिंदी राइटिंग, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैंड राइटिंग पैनल 2 कैन डू द सेम, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड है जो कि हिंदी हैंड राइटिंग को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। वन थिंग इज हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग क्या है, यू नो द टाइपिंग इन हिंदी एंड यू जस्ट टाइप दैट, वो बहुत समय से नोन में है, हमें बहुत समय से पता है, देवनागरी स्क्रिप्ट बहुत समय से डेवलप हो रखे, राइट। नाउ दिस इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग हिंदी हैंड राइटिंग, कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके अंदर कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे एक गूगल टाइपिंग हैंड राइटिंग कीबोर्ड आ जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखें वो उसको कैच करके डायरेक्टली टाइप कर देता है, राइट। तो वो वाला यहाँ पे हैंड राइटिंग कीबोर्ड की बात कर रहे हैं कि हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करके, और वो भी हिंदी के अंदर, कि आपको पहले आपने अगर अपना ना कुछ भी लिखा है, अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा है तो आपने पहले उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, स्पीक लिखा और यहाँ पे टाइप आ गया, स्पीक लिखा हुआ आ गया, राइट। अब क्या है, अगर आपने यहाँ पे स्पीक मान लीजिए हिंदी में भी लिखा है तो भी वो उसको कैच कर लेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज दिस, राइट। नेक्स्ट इज नरेटर, द स्क्रीन रीडर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कैन नाउ स्पीक हिंदी, अब वो हिंदी में बता सकता है आपको पढ़ के कि स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज दो थ्रू इट्स ग्लोबल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या एक लोकल लैंग्वेज प्रोग्राम जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया, तो इंडिया इज प्रोवाइड्स पीपल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इन देयर नेटिव लैंग्वेज, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू कर रखा है वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड के अंदर शुरू किया हुआ है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इट हैज इंक्लूडेड लैंग्वेजेस फ्रॉम इंडिया लाइक हिंदी, कन्नड़, बंगाली एंड मलयालम, तो इन चारों लैंग्वेजेस के अंदर पूरा का पूरा इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। Coming on to our next article, that is RTM for development. RTM, that is RTM की full form है just a minute. So RTM is real time monitoring. बेसिकली इसी वर्ड से इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम में मतलब इन जनरल जो आपके सामने समय चल रहा है उसी समय के अंदर चीज़ों को मॉनिटर करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस डिवाइस, आई एम यूजिंग अ लैपटॉप, मेरे को उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, मेरे को कुछ फेस कर रही हूँ, राइट। तो मैंने उसका रियल टाइम सोल्यूशन कैसे हो सकता है, अगर मैंने अभी की अभी किसी से बात किया और उसने मुझे फ़ोन के ऊपर बता दिया, या फ़ोन के ऊपर या डायरेक्टली किसी भी तरीके से उसने इस लैपटॉप को डायरेक्टली, जैसे कि हम कोई बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, राइट, तो उसके थ्रू उसने उसका एक्सेस लिया, सारी चीज़ें इसके अंदर देखी, मॉनिटर करी और उसको सारा ठीक कर दिया, दैट इज व्हाट
रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि आपने उसको रियल बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करके फीडबैक लेके उसका कुछ किया, सॉल्यूशन किया, दैट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब इसको डेवलपमेंट में कैसे यूज करना है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। सो यूजिंग रियल टाइम अप्रोचेस, इस तरीके के रियल टाइम अप्रोचेस से होता क्या है, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड मोर रैपिडली देन बिफोर, डाटा कलेक्शन ज़्यादा रैपिड हो जाता है। बेसिकली आप करते क्या है, यहाँ पे आपने जब डेवलपमेंट के चीज़ों के अंदर आरटीएम यूज़ करना है, तो आपने बेसिकली मेजर मेन एम क्या है कि दैट यू आर गिवन सम कंप्यूटर बेस्ड फीडबैक, आपको कुछ कंप्यूटर बेस्ड फीडबैक भेज दिया जाएगा जिसमें कुछ सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे, मतलब आपको कुछ लिखना होगा उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू फील लाइक राइट नाउ, या फिर उसके अंदर ऑप्शन होंगे, आपको उसमें सिलेक्ट होना करना होगा, या फिर व्हाट इज योर स्टडी लेवल, किसके अंदर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो आपने फिल किया। अब उन्होंने क्या करना था, उन्होंने देखना था कि हाउ मेनी चिल्ड्रन इस एरिया के अंदर जो कि ग्रेजुएट है और वो किस किस फील्ड के अंदर है, तो उन्हें वो डेवलप, एक पूरी लिस्ट डेवलप करनी थी, राइट। सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने उस एरिया के सारे 21 ईयर ओल्ड या जो भी 22 23 जितने एज उन्हें लगती है उस एरिया के अंदर ग्रेजुएट करने के लोगों की मिनिमम या मिनिमम मैक्सिमम एज है, उसको एक लिमिट लेके उन्होंने उन सब को एक फॉर्म जो है वो भेज दिया, ठीक है। अब उस फॉर्म के अंदर उन सब ने अपना अपना फील्ड लिख दिया, किसी ने बीएससी की होगी, किसी ने बीकॉम की होगी, किसी ने बीसीए की होगी, सब ने वो लिख दिया। नाउ इन अदरवाइज तो उसके बाद क्या होगा, एक जनरली एक डाटा बन गया, उनके पास एक डाटा आ गया, इतने लोगों ने ये फिल किया, इतने लोगों ने ये फिल किया, इतने लोगों ने ये फिल किया। अब कोई न्यू पॉलिसी लानी है, कोई न्यू कॉलेज शुरू करना है, तो वो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितने अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं जो कहाँ से ग्रेजुएटेड हैं या किस तरीके का उनका इंटरेस्ट है, तो वहां से वो लेके आके कुछ नया इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, राइट। या फिर उन्हें किस तरीके की हेल्प की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल क्या किस सब्जेक्ट में वो फेस करें, कोई डिफिकल्टी अगर फेस करें, राइट। अब इसके ऑपोजिट क्या चीज है, एक एक घर पे जाना, नॉक करना, पूछना कि हाँ किस में किया हुआ है, क्या किया हुआ है, व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ, राइट। तो इस तरीके से डाटा अलग अलग कलेक्ट करना है। एंड वन थिंग इज रियल टाइम डाटा कलेक्शन। आप इन जनरल आपने अभी भेजे फॉर्म्स, आपने उन्हें टाइम दिया कि विद इन 2 days 3 days आप फिल करके भेजो, सारा का सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया रैपिडली, उसका सारा एक जैसे जैसे डाटा आता गया साथ के साथ उसकी एक एक्सेल शीट बनती गई। अदरवाइज क्या करना था, आपने डाटा कलेक्ट किया अलग अलग, फिर आपने उसे कंप्यूटर में फीड किया, फिर आपने उसे एनालाइज किया। यहाँ पे डायरेक्ट एनालाइजेशन जो है वो हो रही है। अलाउ स्टेक होल्डर्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल बाय रैपिडली असेसिंग एंड रिव्यूइंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। साथ के साथ आप डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा आप ट्रेंड्स को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, करेक्टिव एक्शंस को रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एविडेंस बेस्ड डिसीजंस विद इन अ डे, इन सम केसेस विद इन अ फ्यू आवर्स। आप कुछ घंटे के अंदर या कुछ दिनों के अंदर उस पूरे मैटर को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। दिस इज आरटीएम, राइट। सो इस आरटीएम को ही अप्लाई करने के लिए रियल वर्ल्ड में यूनिसेफ ने एक थोड़े समय पहले एक एप्लीकेशन, सिस्टम्स एप्लीकेशन रिलीज की, दैट वाज रैपिड प्रो। बेसिकली ये रैपिड प्रो क्या है, ये रैपिड प्रो एक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली अंदर की लिमिटेड टेक्नोलॉजी है जो कि सिस्टम्स के अंदर यूज़ की जाएगी। तो ये क्या करती है, ये सिस्टम्स टेक्नोलॉजी, ये इट कलेक्ट्स डाटा वॉइस शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज, कि आप उसके अंदर अपना मेथड बताओ कि आपको किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, तो आप उसके अंदर अपना पूरा फ्लो ऑफ क्वेश्चंस बता दो कि दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट आई वांट टू गैदर। फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर एक क्वेश्चन बेस कर दिया कि आपको ये क्वेश्चन किससे पूछना है। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू नो अबाउट हाउ फ्रिक्वेंटली सम पर्सन इज गोइंग टू देयर कॉलेज, ठीक है। एंड आपको भी उसके अंदर स्पेसिफिक है दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट द डाटा फॉर गर्ल्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज, आपने इस ऐप के थ्रू आपने क्या किया, फर्स्ट थिंग आपने क्या किया, एक चार्ट बनाया। क्या फर्स्ट थिंग क्वेश्चन आपने पूछा, आर यू अ गर्ल और अ बॉय। आपने दो ऑप्शन दिए, व्हाट, गर्ल या बॉय, ठीक है। सो अगर आपने कहा कि आप गर्ल हो तो यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे कर दिया कि व्हाट इज योर एज, और अगर बॉय है तो उस पर उन्होंने नो कर दिया एंड उसको कह दिया कि थैंक्स फॉर डूइंग दिस सर्वे, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा व्हाट इज योर एज, तो व्हाट इज योर एज के अंदर उन्होंने ऑप्शंस दिए, इससे इतने के बीच में, इससे इतने के बीच में। आपने ये वाला मार्क किया 0 to 18, पर उनको वो डाटा नहीं चाहिए तो वो उसको कह देंगे नो, एक उसको आंसर चला जाएगा कि ये नहीं चाहिए, तो वो वहाँ पे वहीं की वहीं उन्हें रिजेक्ट कर देगा डाटा को। फिर इनका डाटा आएगा, वो आगे
सबमिट हो जाएगा, राइट। तो उनसे पूछा जाएगा कि वो कौन से कॉलेज के अंदर पढ़ रही हैं, राइट। जैसे कि उनको जो भी डाटा पूछना होगा तो वो वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे सेम जो आंसर मिलता रहेगा उसके बेसिस पे वो उसको सारा एक लिस्ट जो है वो बना लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक SMS के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद टारगेट एंड यूजर्स। आपको इन तक कुछ पहुंचाना है तो आप इन्हीं तक पहुंचाएंगे, आपको इन सबको पहले एलिमिनेट कर दो वहीं की वहीं, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम सक्सेसफुल क्यों हुआ? बेसिकली इस तरीके का सिस्टम क्यों सक्सेसफुल हुआ? सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे आपने डाटा कलेक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट इज इट इज क्रिटिकल इन हेल्पिंग यूनिसेफ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस डिलीवर टाइमली डाटा टू गवर्नमेंट। कि जो आपको डाटा कलेक्ट करने होते हैं, कितने सारे डाटाज आते हैं इन जनरल, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें, अगर हम रूटीन के अंदर देखें, राइट। सो कितने सारे डाटाज की अवेलेबिलिटी होती है कि इतने % लोग ऐसे कर रहे हैं, इतने % लोग देख रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं, या इतने % लोगों के पास लैपटॉप है यहाँ पे, या कुछ भी, ये इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। सो यही सब क्या करना है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। तो ये वही है कि की एलिमेंट्स क्या हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज फ्लो, कि कुछ आंसर्स और कुछ क्वेश्चंस को तय करो। जैसे हमने अभी देखा कि आपने कुछ क्वेश्चंस तय किए कि किस क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछना है और उनका आपको किस तरीके का आंसर चाहिए। फर्स्ट थिंग आपने नेक्स्ट क्या डिसाइड किया, चैनल, कि आपको किस चैनल के थ्रू वो क्वेश्चंस भेजने हैं, राइट। नेक्स्ट इज आपने एक कैंपेन तैयार किया पूरा का पूरा, जिससे कि आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। व्हाट आफ्टर दैट, रिस्पॉन्स आ गया, उसके बाद क्या कि आपको क्या उन तक पहुंचाना है, क्या कैंपेन है पूरा। एंड लास्ट इज एनालाइज करना, डिस्प्ले द डाटा जनरेटेड बाय इंटरेक्शन विद द एंड यूजर। लास्ट में क्या है, एनालिटिक्स को बताना, ठीक है। नाउ इस तरीके के जो डाटा है वो ये जो रैपिड प्रो ऐप है वो दो मेजर चीज़ों के लिए, अभी तक बहुत सारी कंट्रीज ने इसे यूज़ किया है ये रैपिड प्रो के थ्रू, बट वन ऑफ द प्लेस इज इंडिया। इंडिया के अंदर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जो हमने शुरू किया था थोड़े समय पहले, वॉश जो है उसका स्टेटस रूरल इंडिया में देखने के लिए हमने नहीं शुरू किया था, इट वॉज अ ग्लोबल कैंपेन बेसिकली। तो उसको इंडिया के अंदर जब शुरू किया गया तो 2019 में रैपिड प्रो के थ्रू 4 डिस्ट्रिक्ट्स, यूपी एंड बिहार की 4 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड विद कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज थ्रू मैसेजेस डाटा वाज कलेक्टेड, ठीक है। रिस्पॉन्स को तैयार किया गया, कलेक्ट किया गया मैसेजेस के थ्रू और डाटा को कलेक्ट किया गया इस रैपिड प्रो के थ्रू। तो उससे क्या किया, एक तरीके से एक पायलट स्टेज देखी गई कि कितना आपको करेक्ट डाटा मिलता है इन चीज़ों से। तो उसके अंदर कुछ मिला था कि 90% लोग जो हैं वो जो वॉशरूम्स को यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट द यूजिंग द ओपन डेफिकेशन थिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वॉश प्रोग्राम का स्टेटस देखने के लिए यूज़ किया गया। एक एग्जाम्पल है, राइट। तो आप इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट थिंग इज दिस यू रिपोर्ट क्या थी, एक प्री मैसेजिंग टूल बनाया गया है यूजिंग रैपिड प्रो इन 2011 टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए थ्रू पॉपुलर सोशल मीडिया चैनल्स। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, आपसे उनको ये कहा जाएगा कि आपके आंसर लीक नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बंच ऑफ पीपल, एक कॉलेज है पूरा, राइट। आपको ही पता है कि वहाँ पे सब लोगों की आईडीज हैं, आपके पास सब है। तो आपको कहीं ना कहीं से आपने कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया कि यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ, एक डिबेट है जिसमें कि आपको ये बताना है कि वेदर यू लाइक यूजिंग सच स्टफ या कुछ भी। इन एनी केस फॉर एग्जाम्पल आपको ओपिनियन लेना है ऑन द गवर्नमेंट, राइट। आजकल बहुत पॉपुलर है ये चीज़, ठीक है, कि गवर्नमेंट के ऊपर किस तरीके का काम कर रही है, कोविड-19 के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके का काम कर रही है, आपको क्या लगता है, आपने ओपिनियन लेना है बहुत सारे यूथ का। तो आपने क्या किया, उन सबको एक फीडबैक फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया थ्रू दिस फीडबैक चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर फिल किया उनको जो जो डिटेल्स फिल करनी थी, एंड उससे क्या हुआ, आपके पास आपके साथ डिटेल एक आ गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ऑनलाइन फील किया कि किसी ने उनका डायरेक्टली जाके इंटरव्यू नहीं लिया, तो दे फील सेफ, उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला जिसमें कि वो अपनी एक्चुअल जो उनके थॉट्स है उनको बता पाएंगे, ठीक है।
तो ये जो पूरा रैपिड प्रो का हमने जो शुरू किया था यूनिसेफ ने, उससे हमें क्या लेसन्स मिले? फर्स्ट थिंग इज लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स को इंटरनली पहले अच्छे से सेटअप करो विद डाटा नेटवर्क ऑपरेटर्स, सारा का सारा पहले लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स ठीक होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज डेवलप एंड पायलट क्वेश्चंस दैट विल बी यूजफुल एंड नॉट रिडंडेंट। ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करो जो यूजफुल होंगे, खराब क्वेश्चंस नहीं डालने उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट फंक्शनल डैशबोर्ड्स, जो सारा डाटा क्रिएट होके डैशबोर्ड पे आएगा वो फंक्शनल डैशबोर्ड क्रिएट करो, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक जनरली एक एक्सेल शीट के अंदर एक डाटा क्रिएट हो गया, उसको थोड़ा सा फंक्शनल बनाओ, ठीक है। ट्रेन द इम्प्लीमेंटर, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है तो उनको ट्रेन करो पहले, कि ताकि वो उस डाटा को और उसके रिप्रेजेंट को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप इक्विटी इन माइंड स्पेशली व्हेन सीकिंग टू इंक्लूड द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल। जब आप मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल को तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय पे इक्विटी को ध्यान में रखते हुए चलो। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी। अगर आपने आज तक ये टर्म नहीं सुनी है, इक्विटी इज बेसिकली व्हाट, जहां पे आप सबको इक्वल नहीं बांटते हैं, ठीक है। इक्वालिटी इज व्हाट एवरीवन इज इक्वल, इक्विटी इज व्हाट जहां पे आप ये देखते हैं कि हु इज मोर मार्जिनलाइज या फिर हु इज मोर बिलो, जिसको कि कंसिडर किया जा रहा है, ताकि उसको अब लेके आया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आपके पास 5 टॉफीज हैं, राइट, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 1 पर्सन ऑलरेडी हैड 4 टॉफीज एंड 1 हैज 0, ठीक है। तो आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उन दोनों के अंदर, ठीक है। तो आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि क्या आप दोनों में 5, आपके पास 6 है मान लीजिए, राइट। सो आपके पास 6 है तो क्या आप दोनों को 3-3 दे दोगे? तो क्या होगा, जिसके पास पहले से ही 4 थी उसके पास 7 हो जाएंगे, राइट, और एक के पास 3 ही रह जाएंगी, राइट। तो इक्विटी का मतलब क्या है? दोनों को, एक को 5 दे दो, एक को 1 दे दो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसके पास 6 हो गई, उसके पास 5 होगी, उसके पास भी 5 हो गई। सो दिस इज व्हाट इज इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग के टाइम पे जो देखी जाए कि डिस्ट्रीब्यूट, आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, मेरा काम खत्म है। इक्विटी इज कंसीडरिंग कि उसके बाद क्या उससे कुछ फर्क पड़ा। आपने बेसिकली क्या किया, अगर आपके पास किसी के पास पहले से ही 4 थे और दोनों में अपने 3-3 आपने उसको दे दिया, तो उससे क्या हुआ, डिफरेंस अभी भी वही रहा, 4 का डिफरेंस रहा उनके बीच में। बट वहीं अगर आपने ये देख के दिया कि व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस स्टैचर, तो उसके हिसाब से दिया, तो वहां पे उनका क्या हुआ, एक थोड़ी सी बेटर एक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हो पाई, ठीक है। So Rapid Pro offers a structured and low touch approach that allows accountability and transparency. One of the major जो इसका benefit है Rapid Pro का, कि यहाँ पे कोई human interference नहीं है यहाँ पे, right? Human errors होने की possibility बहुत कम हो जाती है, physical bulk issues यहाँ पे कम हो जाते हैं, paper based collection और review बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो directly structured approach है, accountability increase होती है और transparency increase होती है, जहाँ पे कि directly एक transparent तरीके से without considering कि कौन उस person, कौन वो डाटा किसके थ्रू आ रहा है, आप बस इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या डाटा आ रहा है, राइट। दिस इज व्हाट इज यहाँ पे चेंज आया है, ठीक है। आरटीएम अप्रोचेस आर ओनली इफेक्टिव वेयर द कैपेसिटी टू यूटिलाइज फ्रीक्वेंट डाटा एंड इनसाइट्स इज सफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप इतना सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट हैव दिस कैपेसिटी टू यूटिलाइज दैट डाटा, जब तक आप उस डाटा को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी डाटा कलेक्ट कर लें, जब तक आपको पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, उस फ्रीक्वेंट डाटा को, उस इनसाइट्स को, क्या वो सफिशिएंट है भी कि नहीं। ऑलराइट, नहीं तो वो क्या करेगा, एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर देगा और वो डाटा अल्टीमेटली एक बर्डन बन जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज अबाउट कोविड-19 वायरोलॉजी। कोविड-19 के बारे में ये आर्टिकल है, जस्ट अ मिनट। यस, सो कोविड-19 वायरोलॉजी। कोविड-19 आज के समय पे चल रहा है, हम सबको पता है। सो इन जनरल अगर हम कोविड-19 के बारे में बात करें तो अभी तक हमें 3 डिफरेंट, इस पूरी सेंचुरी के अंदर 3 डिफरेंट कोरोना वायरसेस आ चुके हैं, जो कि दैट हैव स्प्रेड बियॉन्ड द कंट्री, दैट हैव स्प्रेड बियॉन्ड द कंट्री दैट दे वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन। जहाँ पे वो पहले आइडेंटिफाई हुए थे उससे ज़्यादा वो स्प्रेड हुए, ठीक है। उनके अंदर से 3 कौन कौन से हैं?
सार्स कोव जो कि 2003 में हुआ, मर्स कोव 2012 में हुआ, एंड सार्स कोव 2 जो कि आज के समय पे बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। सो ये सार्स कोव 2 क्या है, इसी को हम कोविड-19 कहते हैं। ये इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान दिसंबर 2019 में, राइट, एंड इसको WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था इन मार्च 2020 के अंदर, ठीक है, मार्च 2020 के अंदर इसे एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। ऑल राइट, नेक्स्ट, ऑल कोव्स बिलोंग टू सब फैमिली, विच सब फैमिली, कोरोना विरिने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारी की सारी सब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोरोना विरिने, जितने भी कोरोना वायरसेस हैं। कौन सी फैमिली है उनकी, सब फैमिलीज, दिस वायरस फैमिलीज कोरोना वायरिडे, एंड दिस इट कंप्राइजेस 4 जेनरास, इसके 4 जेनरास हैं, विच इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। 4 वेरिएंट्स हैं इसके, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा, गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरसेस। इसके अंदर से जो अल्फा और बीटा कोरोना वायरसेस है, दे आर ट्रांसमिसिबल टू whom? Humans. Only these viruses get transmitted to humans फर्स्ट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द अर्ली केसेस जो यहाँ पे से आए सारे इसके अंदर से, उनको ये समझा गया कि वो बैट, स्नेक और पैंगोलिन से आए हैं, बट अभी तक किसी भी एक के ऊपर कंफर्मेशन अच्छे से नहीं आ पाई है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट, इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज अबाउट 50 to 200 नैनोमीटर इन लेंथ, इट हैज सम स्पाइक्स, इस तरीके का ये वायरस दिखता है, 50 to 20 मीटर इन डायमीटर, दिस इज डायमीटर 50 to 20 नैनोमीटर, और इट हैज सम स्पाइक्स विच इज अप टू 20 नैनोमीटर। सो दिस इज कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इट इज सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज एंड हीट्स, इसी के कारण यूवीसी टेक्नोलॉजी से इसे ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली यूवी रेज की 3 तरीके की होती है, ए, बी और सी, तो उसमें से सी टाइप की यूवी रेज हैज बीन यूज्ड टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस इन मेनी सर्फेसेस, ठीक है। इट कैन बी इफेक्टिवली इनएक्टिवेटेड इन जनरल बाय लिपिड सॉल्वेंट्स। लिपिड क्या होते हैं, फैट्स, जो फैट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दे आर वन ऑफ द लिपिड्स। तो इस तरीके के फैट्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो उनको सॉल्युबल करने के लिए इथेनॉल, एथेनॉल, अल्कोहल टाइप चीजें, क्लोरीन कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट्स, क्लोरोफॉर्म जैसी चीजें यूज की जाती है, ठीक है। एज विद अदर रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, ये बेसिकली किससे अक्कर होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को ट्रांसफर करने से, इसीलिए मास्क को पहनने की सजेशन दी जा रही है, राइट। एंड उसके अलावा वायबल वायरल पार्टिकल्स में रिमेन ऑन स्टेनलेस स्टील एंड पार्टिकल्स, स्टेनलेस स्टील एंड पार्टिकल्स पे ये रह सकते हैं फ्रॉम अप टू 72 आवर्स, ठीक है। 72 आवर्स तक ये रह सकते हैं आफ्टर एप्लीकेशन, एक बार आने के बाद वहाँ पे 72 आवर्स तक ये किसी भी स्टेनलेस स्टील पे रह सकते हैं। इसमें एक जो चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दैट इज वायरसेस के अंदर दिस इज बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, कि वो किस लेवल पे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज नंबर इज कॉल्ड एज R नोट, R नोट के नाम से बोला जाता है इसे, R नोट, ठीक है। सो और द नंबर ऑफ द केसेस जो कि डायरेक्टली जनरेट, इसको क्या कहते हैं बेसिकली, कितने नंबर ऑफ केसेस जनरेट किए जा रहे हैं बाय 1 केस इन अ पॉपुलेशन, जहां पे कि हम ये मान के चले कि सब ससेप्टेबल हैं, सबको कुछ भी हो सकता है, कि इट इज नॉट लाइक कि आप में से 4 लोग हैं तो 2 को होगा, 2 को नहीं होगा, दैट इज नॉट अ चांस। अगर हम इन जनरल वो मान के देखें तो एक पॉपुलेशन में एक पर्सन से कितने लोगों में ये फैल सकता है, दैट इज R नोट। तो इसको ये कहा जा रहा है 2.3 से 4.82 के बीच में आज के समय पे ये लाइक कर रहा है, मतलब कि एक पर्सन से 2 से 4 लोगों के बीच में ये फैल सकता है कोरोना वायरस, ठीक है। डबलिंग टाइम जो कि हर 7 दिनों के अंदर डबल होता जा रहा है ये, कि जितने लोगों के अंदर ये फैलता जा रहा है, ठीक है। केस फैटलिटी रेट्स की अगर हम बात करें तो वो 0.5 से 5.7% के बीच में लाया करती है आज के समय पे, जिसमें से कि चिल्ड्रन सीम टू बी लिस्ट अफेक्टेड एंड एल्डर सीम टू बी द मोस्ट अफेक्टेड। हम सबको पता है कि बूढ़े बुजुर्ग जो है दे आर द वंस जिनको कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स है वो 2 से 14 दिन के अंदर दिखने लगते हैं आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस, एंड कैन मोस्टली कॉमनली इंक्लूड फीवर, ड्राई कफ, फटीग, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, नोइजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। जो मोस्टली अगर हम देखें तो मोस्ट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक क्या होते हैं, जिनके कि सिम्टम्स दिखे ही ना,
आपको मान लीजिए कि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, राइट? तो अगर कोई बंदा खांस रहा है, किसी को आपको लग रहा है कि फीवर है, तो आप उससे दूरी बनाएंगे, राइट? बट व्हाट इफ उसको ऐसा कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो आप क्या समझेंगे कि दैट ही डजंट हैव कोरोना वायरस, राइट? सो ही विल बी मूविंग फ्रीली अराउंड, है ना? तो अब क्या होगा कि ही हैज बिकम अ कोरोना वायरस कैरियर, तो इन्हीं को आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स कह सकते हैं, ठीक है? सो इस पूरे कोरोना वायरस का जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, इट इज डन बाय RT-PCR टेस्ट, और उसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा सफिशिएंट एविडेंस हमें नहीं मिल पाया कि कोई ड्रग है जो कि इसको ट्रीट कर सकते हैं, इस कोविड-19 को, बट इन जनरल वी आर यूजिंग अदर ड्रग्स जो कि और चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेमडेसिविर एंड फेविपिराविर जो कि यूज की जाती है वायरस रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स के लिए, लोपिनाविर और रिटोनाविर जो कि HIV प्रोटीज इनहिबिटर्स के लिए यूज की जाती है, आर्बिडोल जो कि एंट्री इनहिबिटर के लिए यूज की जाती है, इनहिबिशन होता है रोकना, ठीक है? तो ये किस किस चीज के लिए यूज की जा रही है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट इज आइवरमेक्टिन जो कि एंटी पैरासिटिक एक ड्रग है, एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है? सो दीज आर ऑल द ड्रग्स जो कि आज के समय पे यूज की जा रही है रीपर्पस करके फ्रॉम दोज डिजीजेस टू द कोविड डिजीज, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप लास्ट आर्टिकल की तरफ जाएं, इन जनरल अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस हम सबको पता है हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहा है सब जगह है, तो इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर जब आप अगर योजना को अंदर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी साइंटिफिक सी टर्म्स दी हुई हैं। डोंट बॉदर अबाउट दोज अनटिल और अनलेस यू आर अ बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट, जिसको कि ये सब जानने में इंटरेस्ट है या जिसके लिए कि ये चीज़ें एग्जाम में एक्चुअली रिलेट करेंगी। क्योंकि आप अगर एक जनरलाइज्ड पर्सन है और जिसको कि बायोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उससे ये चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी जो बहुत ज्यादा डिटेल वाली हैं, बट जो जनरल हमने अभी चीजें पढ़ी हैं दी शुड बी नोन टू यू एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे फैल रही हैं एंड व्हाट आर द मेजर सोर्सेज फॉर देम, और कोरोना वायरस क्या होता है। बट अगर आपको डिटेल में जाके DNA RNA की क्या है, किस तरीके से इसके क्या स्ट्रक्चर होता है, डीप में पढ़ना है, तो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट for biology students। अगर आप में से कोई है तो do read that article and try to understand that, right? So let's come on to the next article, that is migration and economic growth, कि किस तरीके से migration और economic growth को आप relate कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि माइग्रेंट वर्कर्स का इशू बहुत आज के समय पे प्रोमिनेंट रह चुका है। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स कौन से हैं जो कि दूसरी स्टेट से किसी और स्टेट में गए हैं ना, बट उन्होंने क्या किया, वहाँ की बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव किया। अगर हम अपने घरों की भी बात करें, हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स से लेके दोज हु वॉश आर कार्स, दोज हु कम इन आर होम्स एज मेड्स, या फिर हमारे जो भी हमारे घरों के बाहर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, लाइक वॉचमैन्स की अगर हम बात करें, दे आर ऑल व्हाट, दे आर व्हाट, माइग्रेंट वर्कर्स, राइट? तो उन सभी को जो ये वाले जो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोविड-19 के कारण उनकी डिसरप्शन आ गई, किसमें, इनकम में। अब वो यहाँ पे क्यों काम कर रहे थे, रीजन बीइंग कि उनको ऐसा लग रहा था, उनके लिए ये पॉसिबल था कि वो जितना कमा रहे थे अपने विलेजेस में या जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं उससे ज्यादा दे आर अर्निंग हियर, राइट? फर्स्ट थिंग। अब जब उन्हें पता चला कि दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, प्लस यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपको फीसेस ज़्यादा भरनी है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उन्होंने क्या किया, वापस मूव करना शुरू कर दिया अपनी स्टेट्स की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न माइग्रेंट्स। तो ये क्या किया, इन्होंने अपने घरों पे जाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर अनएबल टू हैंडल द एक्सपेंसेस है। तो घरों में जैसे इनकी कोई जहाँ पे रहते होंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है कोई, या वहाँ पे अपनी आसपास की कोई जो मेजर चीज़ें होती है जहाँ से इतनी इनकम जनरेट नहीं होती, बट कुछ इनकम तो जनरेट हो रही है जो कि यहाँ पे अभी जीरो हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19। तो ड्यू टू कोविड-19 जो जितने भी कोविड वर्कर्स थे दे स्टार्टेड गोइंग बैक। अब ये तब हुआ जबकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कोविड-19 को नेशनल डिजास्टर, और उन्होंने ऑब्लिगेटरी कर दिया सारे एम्प्लॉयर्स को वेजेस देने के लिए, राइट? पर उसकी इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों? फर्स्ट थिंग इज उसकी कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की सपोर्ट चाहिए। पर क्या वो पॉसिबल है? बहुत ज्यादा। क्या हर एक बंदा टू द ग्राउंड लेवल, विलेजेस लेवल तक एंड एंड लेवल तक, जहां तक कि उनको एक्चुअली पैसे देने हैं, वो इतना ज्यादा ईमानदार है हमारे देश के अंदर? वी ऑल नो दैट इट इज नॉट राइट नाउ पॉसिबल। येस, वी हैव ट्रस्ट इन आवर कंट्री एंड इट माइट बिल्ड अप समडे, राइट? द इनकम अर्न्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज
वेजेस, उसको हम वेजेस नहीं कह सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, विच मीन्स दैट दीज वर्कर्स वुड हैव टू गो विदाउट अर्निंग्स व्हेन देयर इज नो वर्क, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वेज अर्न करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जांपल आपके घर के आसपास कोई मोमोज, स्प्रिंग रोल्स वगैरह वाले जो लोग करते हैं, वो क्या है, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उन्होंने अपना खुद का एक काम शुरू कर रखा है, तो उनको कौन वेजेस देने वाला है? दीज वेजेस कैन बी गिवन टू दोज पीपल जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल? No one knows, right? Then there are those engaged in piece rate jobs, जिनको कि एक पीस के हिसाब से रेट दिया जाता है। मान लीजिए आपने इतना काम किया तो आपको इतना प्राइस दिया जाएगा, तो उनका भी यहाँ पे कहीं काउंट में यहाँ पे कहीं नहीं आया, राइट। एंड लास्ट इज एमएसएमईज और टाइनी इंटरप्राइजेज, जो कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली फ्रेजाइल है कि अगर एक मंथ तक उनकी इनकम नहीं आए अच्छे से, तो वो खुद पूरी के पूरे डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। तो वो कैसे अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको सैलरीज प्रोवाइड कर पाएगी? तो ये सब चीज़ों के कारण ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो गई, एंड एट द एंड thousands began to go back to their home states. Government arranged for safe return of these migrants, but there was this opportunity in this distress. What was that opportunity? This gave us an opportunity to prepare a database. तो हमने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके जितनी लेबर मार्केट है उसका एक डाटा बेस क्रिएट करने की कोशिश की। वो कैसे अवेलेबल हो पाए? क्योंकि जितने भी माइग्रेंट्स वापस जा रहे थे, दे नीडेड टू सीक अ मेडिकल सर्टिफिकेट, कि उनको ये मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था उसके लिए, दैट दे आर नॉट कोविड पॉजिटिव, ठीक है, टू अलाउ टू बी रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने उसके अंदर अपनी डिटेल्स भरी, तो उससे हमें पता चला दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस स्टेट, वो यहाँ से यहाँ पे काम करता था, एंड दैट ही इज हेल्दी, और वो किस एरिया में थोड़ा काम कर रहा था, वो हमें थोड़ी सी डिटेल मिलनी शुरू की। तो अब इस डाटा के कारण क्या हुआ, हैविंग डाटा ऑफ द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हु मूव बैक, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम उन स्टेट्स के लिए यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली जहाँ पे कि वो स्टेट्स जिस स्टेट को छोड़ के गए स्पेसिफिकली उसके लिए यूज कर सकते हैं, और उस स्टेट के लिए भी यूज कर सकते हैं जहां पे कि वो वापस गए हैं। क्यों? अब जहां पे से वो छोड़ के गए वहां पे क्या हुआ, लेबर शॉर्टेज हो गई है, नाउ दे रिक्वायर लेबर, राइट। और जहां पे वो गए हैं वहां पे क्या हुआ, लेबर सरप्लस हो गया है, वहां पे क्या है, दे डिडंट रिक्वायर दैट मच पर्सन्स, बट स्टिल नाउ दे हैव दैट मच पर्सन, राइट। नाउ स्टेट्स दैट हैड अ हाई आउटफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स कैन नाउ लुक एट रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स एज अ reclaimed human capital. They can consider this as what? Reclaimed human capital. एक वो human capital जिसको कि वापस क्लेम किया उन्होंने, जो कि उनके किसी काम की नहीं थे। They were registered as their own citizen, मतलब वो citizens तो इंडिया के ही हैं, बट वो स्टेट के वहाँ के डोमिसाइल उनका रजिस्टर्ड था, राइट। बट कोई ह्यूमन कैपिटल वो यूज में नहीं आ रही थी, बिकॉज दे वर वर्किंग फॉर अनदर स्टेट, राइट। बट नाउ दे आर reclaimed human capital, and classifying these pools skill wise may make it possible to bring them together through cooperative forms of organization. Now this is a very very important point, because migrant issue बहुत ज़्यादा in general रह चुका है। तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट क्या है ये, कि अगर वो लोग जो माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेंट्स अब पहुंच चुके हैं वापस, तो अगर आप उनको स्किल वाइज अरेंज कर दो, मान लीजिए कुछ वो लोग होंगे जो रिक्शा पुलर्स होंगे, कुछ वो लोग होंगे जो कि कहीं पे काम करते होंगे, कुकिंग शॉप्स में काम करते होंगे, कुछ वो लोग होंगे जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। तो आप क्या करो कि उनका ग्रुप वाइज स्किल वाइज एक ग्रुप्स बना दो उनके अलग अलग, तो उनके कोऑपरेटिव्स बनने से क्या होगा कि अब दे कैन रिक्रूट देम फ्रॉम देयर, वहां से क्या होगा, उनकी इनकम जो है वो ज्यादा जनरेट होने लग जाएगी। उस स्टेट के लिए फायदा होगा कि वहां पे अब वो कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड होगी, राइट, तो उनकी भी इनकम जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। सो इस तरीके का कोऑपरेटिव का एग्जांपल है अमूल कोऑपरेटिव, जहाँ पे कि बहुत सारी लेडीज जो कि दूध बेचती थी, मिल्क प्रोड्यूसिंग, जो वहाँ की काउस थी जितनी भी, उनकी जो ओनर्स थे, तो उन सब ने मिलकर कोऑपरेटिव बना लिया, एंड नाउ इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव, है ना। तो क्या है उससे क्या फायदा हुआ कि एक पर्सन जो है वो कितना सेल कर सकता है सिर्फ आसपास के एरिया में। कोऑपरेटिव क्या हुआ, अब एक वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, नाउ इट कैन प्रोड्यूस मोर एंड रिक्रूट पीपल, जो कि उनको ट्रांसफर कर सकते हैं उनको, और ज्यादा उससे इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। But will it make the urban market so tight to roll out better terms of employment in the time to come, restarting the process of migration with more decent working and
लिविंग कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि क्या इससे होगा ऐसा कुछ कि अर्बन लेबर मार्केट है वो इतनी टाइट हो जाएगी कि जो लोग हैं जब वो वापस आएंगे तो उनको बेटर डिसेंट वर्किंग और लिविंग कंडीशंस मिलेंगे और बेटर पे मिलेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, अगर हम इन जनरल बात करें तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस देते हैं वर्कर्स को जब वो वापस आते हैं। फर्स्ट थिंग इज, अगर उन्हें ज़रूरत लगती है कि उनको किसी को बुलाना है तो उनको मान लीजिए कि आपको वर्कर्स की ज़रूरत है, देयर इज नो वन अवेलेबल, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हम आपको रहने की फैसिलिटी भी देंगे, वी विल प्रोवाइड यू टू लिव देयर, वी विल प्रोवाइड यू 2 times फूड, तो ही विल वॉन्ट टू कम क्योंकि उसके पास अभी खाने को नहीं है, राइट। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिवली एक रिकार्डो इफेक्ट भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एम्प्लॉयर्स में ऑप्ट फॉर लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी, वो ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं जहां पे कि उन्हें लेबर ज्यादा यूज करने ही ना पड़े इन रिस्पॉन्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट इन द वेज रेट ट्रिगर्ड बाय रिलेटिव लेबर शॉर्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा कि लेबर शॉर्टेज हो जाएगी उसके कारण, एंड क्या होगा कि उनका जो वेज रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स जो कि हो सकते हैं आफ्टर कोविड-19 अगर वो लोग वापस अपनी स्टेट्स के अंदर जहां पे वो काम करते थे वो जाते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इज that they can form the cooperatives in their own state, right? लास्टली जो हम बात कर रहे हैं कि एक हैरिस टोडारो मॉडल ऑफ माइग्रेशन है 1970 का, वो कहता है कि जितने भी रूरल और एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वो कब डिसाइड करते हैं कि उन्हें माइग्रेट करना टू अर्बन या इंडस्ट्रियल स्पेसेस, जब उन्हें जितना एक्सपेक्टेड वेज रेट है वो हाइयर होता है। एक्सपेक्टेड वेज रेट का क्या मतलब है? उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इतना अर्न कर लेंगे, और वो एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ती है? जब उनका कोई नोन होता है जो उस एरिया के अंदर रह रहा होता है, ही सेज कि आई एम अर्निंग दिस मच, आई एम अर्निंग दिस मच, मेरा लाइफ स्टैंडर्ड ऐसा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज माई एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड देयर, तो मुझे वहां पे जाना चाहिए। बट ड्यू टू दिस कोविड-19 टाइम ऑल दीज मॉडल्स ऑफ माइग्रेशन आर नाउ एट चैलेंज बिकॉज रिटर्न माइग्रेंट्स हैव नाउ बिकम द रीन्यूड सोर्स ऑफ ग्रोथ, और उन्होंने दे बाय प्लांटिंग द सीड्स ऑफ ऑन द जॉब स्किल्स लर्नड इन द अर्बन सेक्टर, वो अपनी होम स्टेट्स के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। इफ दिस हैपेंस दिस माइट बी द नेक्स्ट लीफ इन रिसीव्ड थ्योरीज ऑफ द माइग्रेशन। एक नया लीफ हो सकता है, कुछ नया जनरेट हो सकता है माइग्रेशन की थ्योरीज के अंडर। The migrant workers awaited decent treatment which might in fact be a critical support to economy as a whole, right? So this was all about migrant workers and the economic growth में वो कैसे help कर सकते हैं। और अब है लास्ट आर्टिकल आज का, एक ऑनलाइन लर्निंग इन लॉकडाउन। ऑनलाइन लर्निंग इन लॉकडाउन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगेन हम एजुकेशन के बारे में बार बार आज के आर्टिकल लेक्चर के अंदर हमने बात की है, तो इस पूरे आर्टिकल को हमने यहाँ पे खत्म करना है अब कि टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन में किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सो इस ऑनलाइन लर्निंग के जो रेगुलेटर्स हैं बेसिकली यूजीसी, इग्नू, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड एंड इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन, कि हम किस तरीके से इस एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे इस तरीके की जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हम उससे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइम जो इस तरीके की एजुकेशन स्टार्ट हुई थी दैट वाज थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आया सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला आया, जिसमें कि इसरो ने ऑल इंडिया रेडियो से मिलके ईटीवी प्रोग्राम्स को विलेजेस तक से बेसिकली 6 स्टेट्स के अंदर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट इन द यूज ऑफ सैटेलाइट, जो कि एजुकेशन के लिए किया गया। ये किया गया 1975 के अंदर। नेक्स्ट पीरियड आया 1977 के अंदर, जब इनसेट का प्रपोजल लाया गया कि साइट जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा, लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा रहा, तो यहाँ पे एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट के नाम से लॉन्च किया गया। इसका बेसिकली मेन पर्पस था टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट वेरियस programs designed to awaken, inform, enlighten, educate, entertain and enrich all sections of the people in different parts of the country। सब तक पहुंचने का इसका मेजर पर्पस था। It also aimed to promote alternative approaches to education for children, youth and adults। जो जनरल स्कूल एजुकेशन दी जाती है उससे ऑल्टरनेट अप्रोच की, बेसिकली जो आपको दिख रही है किसी तरीके से साइंस को आपने समझना है तो साइंस प्रोजेक्ट्स के थ्रू उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट इनसेट 1 भी आया 1983 के अंदर, दिस वाज द टाइम, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की गई जहाँ पे कि 4000 टेलीविजन सेट्स को इंस्टॉल किया गया और जितने भी टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं उनको टेलीकास्ट किया गया इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग ट्रांसमिशंस को तय किया गया 5 से 8 और 9 से 12 साल के एज ग्रुप के लिए, और शाम के समय को अलग लेवल के लिए रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस ओरिएंटेड लर्निंग नहीं थी, बट कुछ अलग पर्सपेक्टिव से, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स देना चाहा यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के लिए। अब इसके बाद 1991 में इग्नू ने अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, 1992 में ऑडियो प्रोग्राम्स का ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, एंड 2000 के अंदर ज्ञान दर्शन नाम का चैनल शुरू किया गया 26 जनवरी 2000 के अंदर, टू गिव एक्सक्लूसिव एंड डेडिकेटेड 24 आवर चैनल फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, टीवी चैनल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आया 2004 के अंदर एक डायरेक्टली एक एजुकेशन सैटेलाइट ही लॉन्च कर दी गई, एजुसैट, दैट इज एजुकेशन सैटेलाइट, डेडिकेटेड सैटेलाइट। इट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन सेक्टर, जिसके अंदर की हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई, जिसके थ्रू की डायरेक्टली हायर क्वालिटी में वीडियोस आप तक पहुंच सके लोगों तक, राइट। द यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज इम्पार्टिंग education learning on the driver's seat during the lockdown period globally। अब हमने ये समझ लिया कि सैटेलाइट नॉलेज एजुकेशन कैसे दी जा रही है, हमें पता है कि इंटरनेट एजुकेशन कैसे दी जा रही है। दिस इज द मेथड जो आप अभी सुन रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, गूगल मीट, जूम, इस तरीके की ऐप के थ्रू, राइट। तो हमें यहाँ पे हमें क्या करना है कि व्हाट इज दिस राइट अमाउंट ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, हमें अब क्या यूज करना चाहिए कोविड-19 के समय पे। शैल वी स्किप ऑन टू दिस सैटेलाइट लर्निंग, क्या हमें जो इंटरनेट यूजर है इसकी तरफ जाना चाहिए, क्या हमें टीवी की तरफ जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेसिक वे टू रीच स्टूडेंट्स, हमें किस तरीके से इसे करना है। इज इंडिया रियली रेडी फॉर लर्निंग थ्रू इंटरनेट, क्या इंडिया सच में रेडी है इंटरनेट के थ्रू पढ़ने के लिए। तो उसके लिए कुछ डाटाज हैं कमिंग आउट फ्रॉम योजना। फर्स्ट थिंग इज द डाटा फ्रॉम मार्च 2020 में एक स्टेटिस्टा रिसर्च डेवलपमेंट रिपोर्ट आई जिसने कि कहा कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड। वाओ, ग्रेट न्यूज, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर। बट नाउ 34% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू इंटरनेट, ओके। बट इसके अंदर अगर हम जेंडर डिस्पैरिटी देखें तो मेल एंड फीमेल यूजर्स की रेशियो, मतलब 34% जो टोटल यूजर्स है, बट उसमें से सिर्फ 70% तो मेल ही है। ठीक है, सो दैट मेक्स कि बहुत कम अमाउंट में जो फीमेल्स हैं दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज अगर हम स्पीड टेस्ट के थ्रू देखें तो इन जनरल इंडिया की रैंक जो है वो 130 आई 141 में से। आप ये तो कह रहे हैं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर, आप ये कह रहे हैं 34% को एक्सेस है, बट स्पीड का क्या। आप अगर 10.515 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड दे पा रहे हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज इज 30.47 मेगाबाइट पर सेकंड, तो आप कैसे उस चीज को अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, राइट। एंड उसके अलावा 75 राउंड सर्वे हुआ NSSO का, जिसके अंदर की 8.3% ऑफ हाउस होल्ड्स ने ये एग्री किया जिनके पास की कंप्यूटर्स थे, they had computers, and 21.6% had internet facility, यानी कि सिर्फ 8.3% ऑफ हाउस होल्ड जिनके अंदर की 5 से 29 साल के बच्चे हैं उनके पास कंप्यूटर था, या फिर 21% के पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो उस समय पे आप कैसे इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर से भी सिर्फ 17.6% ऑफ यूथ कुड यूज अ कंप्यूटर एंड 18.4% कुड एक्सेस इंटरनेट, जिनको की यूज करना आता था उसे एजुकेशन पर्पसेस के लिए, राइट। सो हाउ कैन वी एक्चुअली स्किप टू दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। तो वन अल्टरनेटिव टू ऑनलाइन एजुकेशन मे बी द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन बाय टेलीविजन, जो हम यूज कर रहे थे सैटेलाइट टीवी पहले, हम उसी को वापस ला सकते हैं, बिकॉज 86% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड हैव एंड 51.5% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड हैव कलर टेलीविजन। ऐसा समझने में आया। तो हम क्या कर सकते हैं, दो चीजों का मिक्सचर कर सकते हैं। व्हाट आर दोज? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अलोंग विद डिलीवरी थ्रू टेलीविजन या सैटेलाइट। ओपन एजुकेशन सोर्सेज क्या होते हैं? वो लर्निंग सोर्सेज जो कि ओपन डोमेन में है, जिसको कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च रिसोर्सेज दैट रिजाइड इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट
it has now become an inevitable fact that the institutions need to rapidly move ahead with the delivery of the lessons with the help of digital learning both through satellite and internet based tools. दोनों का यूज करना है, एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है. फर्स्ट चीज ये, देयरफॉर आपने क्या करना है, फैकल्टी को ट्रेन करना है, उनको डेवलप करना है कि ताकि वो इस जो नया फ्यूचर है, नया पैराडाइम है, उसके अंदर खुद को इंप्रूव कर सकें. उसके लिए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. एंड माइंडसेट दोनों का चेंज करना है आपने. किस किस का? फैसिलिटेटर्स का, वो जिनको पढ़ाना है उनका भी और वो जिनको कि पढ़ना है उनको भी. ठीक है, दोनों का माइंडसेट चेंज करना है. दैट दिस इज न्यू नॉर्मल. आपको इसी न्यू नॉर्मल के अंदर अब चलना पड़ेगा. सो थैंक यू वेरी मच. आपने इतनी देर तक मेरा ये पूरा लेक्चर सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड लाइक आपने इसके अंदर से आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. इस पूरे सेशन के अंदर हमने जो भी देखा सुना, आपको उसकी PDF हमारे पोर्टल के ऊपर जाके मिल जाएगी. आपको पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. बट डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सिर्फ PDFs कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है. समझो उन चीज़ों को, अभी करो उन चीज़ों को और अभी कंप्लीट करो. अब बाद के लिए टालो मत कि अभी मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में इन चीज़ों को कर लूँगा. डू इट नाउ, यू हैव टू डू इट राइट नाउ बिकॉज टाइम इज नाउ. अभी आपके पास समय है, अभी पढ़िए इन चीज़ों को साथ के साथ करने की आदत डालिए. थैंक यू सो मच. यू हैव बीन अ गुड लिसनर्स. हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड.